Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 22nd of December 2022. तो गाइस आज है तारीख 22 दिसंबर 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, अर्जेंटीना को काफ़ी न्यूज़ में है तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये एक इनिशिएटिव है, इसको किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम सेक्रेटेरिएट, ऑप्शन नंबर सी UNFCCC सेक्रेटेरिएट यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर डी बोलता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। वहाँ पर कोविड-19 के बारे में चर्चा की जा रही है और उस आर्टिकल को आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर भी कवर किया गया है। तो इसको मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताता हूँ। देखो, गवर्नमेंट की साइड से यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आता है कि जो मास्क है उसको फिर से पहनना चाहिए और फिर से पहनना शुरू करना पड़ेगा सभी लोगों को, क्योंकि करेंट टाइम पर चाइना के अंदर जो कोविड की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। कोरोना की वजह से लोगों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और एक एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि आने वाले समय में चाइना के अंदर और भी आधे से ज़्यादा जो आबादी है इसको कोविड होने वाला है। तो जिसकी वजह से दुनिया भर में वापस से कंसर्न बन चुका है। इनफैक्ट आप देखोगे ढेर सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर, अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जहां पर मेंशन किया है कोविड का डेंजर वापस से देखने को मिल रहा है और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह है कि आप अपने मास्क को दोबारा से पहनें। और उसके बाद सेम आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर 2-4 बार कवर किया गया। देन उसके बाद आप देखोगे एक और आर्टिकल है जहाँ पर मैंशन किया गया है कि हमारी केंद्र सरकार ने एडवाइस दी है कि बिल्कुल जो मास्क है उसको लगाना है और जो भी भीड़ भड़ाके वाली जगह पर जा रहे हो वहाँ पे मास्क लगा कर ही जाना, क्योंकि आज के समय में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आ रही हैं जिसको देखकर हमें आगे कदम उठाना होगा। और फिर कई सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं, जैसे कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया साहब, इन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग को चेयर किया और मीटिंग करते हुए यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन किया, इनफैक्ट ट्वीट भी किया इन्होंने, कि जो कोविड है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है और हम लोग तैयार हैं कैसी भी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। तो अगेन पहली चीज़ तो यहाँ पर लोगों के अंदर इसके बारे में एक अवेयरनेस ज़रूर से होनी चाहिए। फिर उसके बाद में वीके पॉल जो कि एक नीति आयोग के ही मेंबर हैं, इनका कहना है देखो भैया पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो टेस्ट वगैरह है वो लगातार कंडक्ट किए जा रहे हैं, बस खाली एडवाइस सभी लोग ये दे रहे हैं कि अब मास्क लगाना वापस से स्टार्ट कर दो, जैसे मास्क आपने रखा था उसको वापस से लगाया जाए। साथ ही साथ में इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि देखो जो इंटरनेशनल एयर ट्रैवल है इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश के अंदर हालात ज़्यादा ख़राब हुए हैं। और उसके बाद इवन केवल चाइना के अंदर ही नहीं, आप देखोगे US UK इन कंट्रीज़ के अंदर भी जो कोविड है ना ये वापस से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। जो केसेस हैं वो पिछले कुछ समय में इंक्रीज़ होते हुए नजर आए। इवन इंडिया के अंदर भी पिछले 24 घंटे के अंदर जो कोविड के केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। इसी वजह से यहाँ पर एकदम से कंसर्न बन चुका है, एकदम से ढेर सारे आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश होना स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी बोला जा रहा है आने वाले समय में और भी ढेर सारी जो गवर्नमेंट मीटिंग्स हैं वो होने वाली हैं, नई नई गाइडलाइंस आने वाली हैं। न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन होगा उसको लेकर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ गाइडलाइंस आने वाली हैं, ताकि जो ये कोविड है उसको हम लोग यहाँ पे रोक सकें। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि सडनली यहाँ पर एक इंक्रीज़ देखने को मिला है, चाहे वो जापान हो, US हो, कोरिया हो, ब्राज़ील हो, चाइना हो, इन सभी जगह पर केसेस के अंदर लगातार इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है। इवन इंडिया के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर कई सारे केसेस निकल कर आए हैं कोविड-19 के। फिर उसके बाद में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया ये जा रहा है कि जो चाइना है ना
वो आज के समय में कोविड की वजह से बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है। इनफैक्ट चाइना के जो जी जिनपिंग हैं, इनकी ज़ीरो कोविड जो स्ट्रैटेजी है वो भी फेल मार गई थी। उसकी चक्कर में लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। मतलब लॉकडाउन्स के ऊपर लॉकडाउन्स लगते जा रहे हैं चाइना के अंदर में। लोग जो है लॉकडाउन से परेशान हो चुके हैं, इस रिस्ट्रिक्शन से परेशान हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोविड नहीं जा पाया है। सबसे ज़्यादा परेशानी आज के समय में चाइना को फेस करनी पड़ रही है, और इवन आने वाले समय में, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऑलरेडी बता चुके हैं कि आने वाले समय में आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन को ये कोविड होने वाला है, और इसके चक्कर में चाइना के अंदर जो इनकी इकोनॉमी है वो और ज़्यादा स्लो डाउन पर आ जाएगी। फिर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो चाइना के अंदर केसेस जो अभी हाल ही में बढ़े हैं, 2-4 दिनों के अंदर जो तेज़ी से स्पाइक देखने को मिला है केसेस के अंदर, इसके चक्कर में जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने भी घुटने टेक दिए हैं। जो वहाँ पे फार्मेसीज वगैरह हैं, वहाँ पर मेडिसिन वगैरह नहीं बची हैं, ये हालात हैं। इवन यहाँ पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि इन्होंने वैक्सीन दी तो थी, अब जो वैक्सीन इन्होंने अपने लोगों को लगवाई है ना, वो वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। जैसे चाइनीज़ सामान है वैसे यहाँ पर चाइनीज़ वैक्सीन है। तो इन्होंने जो भी वैक्सीन दी है लोगों को बेसिकली, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। उससे क्या हुआ, इन लोगों की जो इम्यूनिटी है वो इतनी ज़्यादा बूस्टअप हुई नहीं। जैसा आप इंडियन वैक्सीन देखोगे या दूसरी और वैक्सीन्स को देखोगे, तो इन्होंने यहाँ पर एक अच्छा दावा दिया था, एकदम दावा ये दिया था कि हाँ बिल्कुल जो इम्यूनिटी है वो लोगों की यहाँ पर ये बूस्टअप करेगा, कोविड से बचाएगा। और हमारे यहाँ पर 90% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है, हम फुली वैक्सीनेट हो भी चुके हैं। लेकिन चाइना के अंदर जो वैक्सीनेशन दिया गया वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं था, तो जिसकी चक्कर में अभी जो सिचुएशन है वो वापस से चाइना बुरी तरह से फेस कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो इससे चिंता वाली बात क्या है? देखो चिंता वाली बात यहाँ पर यह है, एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि चलो हम लोग क्या कर लेंगे, जो इंटरनेशनल एयर ट्रैवल हो रहा है उसके ऊपर रोक लगा देंगे, जिससे कोविड रुक जाए, चाइना से वापस ना फैले। लेकिन एक दिक्कत ये होगी कि कोविड के अंदर आपको पता होगा हमेशा से म्यूटेशंस होते हुए आए हैं। जो वायरस होता है ना, इनके अंदर म्यूटेशंस होते हैं, इसी के अंदर इनके स्पाइक्स के अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, बदलाव हो जाता है। बदलाव होने के बाद वो वायरस और ख़तरनाक हो जाता है। हमेशा से जितने भी म्यूटेशंस होते हुए आए अभी तक आप देखोगे बहुत ज़्यादा खतरनाक म्यूटेशंस हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस इम्पैक्ट डाले हैं। तो आने वाले समय में दुनिया भर के ऊपर एक और कंसर्न बन चुका है कोविड का, कि वापस से यहाँ पर कोविड आ सकता है, वापस से वही सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो इसकी चक्कर में बोला जा रहा है जो भी क्राउडेड प्लेस में जाओ, या फिर आप लोग भी कोई भी यहाँ पर भीड़ वाली जगह में जाते हो, तो अपने जो मास्क वगैरह हैं वो वापस से लगाओ, और बिल्कुल कॉशंस का यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना है। जो भी चीज़ें हैं कोविड को लेकर वो सब हमें पता ही है, क्योंकि हम ये चीज़ें फेस करते हुए आए हैं काफ़ी सालों तक, मतलब ये चीज़ें फेस करी हैं, काफ़ी महीने तक यहाँ पर लॉकडाउन्स के अंदर ये टाइम गुजारा है। तो अब यहाँ पर प्रिकॉशंस लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर हुई बात? आगे आते हैं। आप यहाँ पे ये डेटा देखोगे ना, इस वाले चार्ट के अंदर इंडिया और चाइना के अंदर कोविड के केसेस को कंपेयर किया गया है। पिछले 10 महीने के अंदर कोविड के केसेस को लेकर क्या हालात रहे हैं। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ये चाइना को डेडिकेट करी गई है, और ये रेड वाली लाइन इंडिया को। तो आप देखोगे कि अभी जो दिसंबर का महीना चल रहा है, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, अभी जैसे आज 22 दिसंबर है, तो इन 3 दिनों के अंदर चाइना के अंदर कोविड के केसेस कहाँ पर पहुँचे हैं। इंडिया के अंदर मामला अभी भी काफ़ी कंट्रोल है, बहुत कम है, लेकिन अभी भी हमें ज़रूरत है कि ऑब्वियस सी बात है प्रोटेक्शन लेकर चलेंगे, तो आने वाले समय के जो क्राइसिस होंगे उससे यहाँ पे हम बच पाएंगे। ठीक है, तो ये कंपैरिजन वाला चार्ट भी दिया गया है। बाकी जो सिचुएशन है वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ही ली है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। फ्रंट पेज पर ही एक और छोटा सा आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर से लिंक कर पाओगे, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ऐसे सवाल बन जाते हैं। क्या बात की जा रही है, तो बंगाल के अंदर जो अलग अलग गांव हैं, काफ़ी सारे गांव के अंदर एक जो आप कह सकते हो कि कारीगरी है, एक जो मेटल क्राफ्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको हम लोग बोलते हैं दोकरा मेटल क्राफ्ट। दोकरा मेटल क्राफ्ट के अंदर क्या होता है, इस प्रकार से छोटी छोटी फिगर्स को बनाया जाता है। अब इस फिगर को बनाने में काफ़ी समय लगता है। यहाँ पर मेटल्स का इस्तेमाल भी किया गया है, क्ले का इस्तेमाल भी किया गया है, तो काफ़ी समय लग जाता है इन फिगर्स को बनाने के लिए। लेकिन ये जो आप दोकरा पूरा आपको ये मेटल क्राफ्ट दिख रहा है ना, ये बहुत पुरानी यहाँ पर आप कह सकते हो एक एंशिएंट ट्रेडिशन है। बहुत लंबे समय से इस प्रकार से इस आर्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। लगभग 5000 साल पुराना ये ट्रेडिशन है। आज के समय में ये ट्रेडिशन लगातार ख़त्म होता हुआ नज़र आया है। दोकरा जो कि एक मेटल क्राफ्ट है, वो करेंट टाइम पर वेस्ट बंगाल के अंदर 2 फेमस जगह है जहाँ पर नज़र आता है। कौन कौन सी जगह है? बिकना जो कि बंकुरा में है, और फिर उसके बाद में दूसरा है दरियापुर। ये 2 जगह पर अभी भी यहाँ पर ये जो आर्ट क्राफ्ट है, ये वाला जो क्राफ्ट है बेसिकली परफॉर्म किया जा रहा है। लेकिन हमने ये चीज़ नोटिस करी है कि पहले के कंपैरिजन में जो क्वालिटी है ना इस क्राफ्ट की, वो बेसिकली यहाँ पर डिटेरियोरेट हुई है। पहले के कंपैरिजन में क्वालिटी और ज़्यादा कम होती हुई नज़र आई है। तो ये है दोकरा मेटल क्राफ्ट,
जहाँ पे मेटल्स का इस्तेमाल किया गया है, उससे ये अलग अलग फिगर्स को बनाया गया है। ये यहाँ पर लोगों की अपनी खुद की कारीगरी है, काफ़ी समय यहाँ पे लग जाता है। बहुत पुराना यहाँ पर ये कल्चर, ये जो ट्रेडिशन है, ये आपको देखने को मिलेगा। होता क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस चाहिए होते हैं, लगभग काफ़ी महीने लगते हैं। महीनों के साथ साथ जो यहाँ पर क्ले का इस्तेमाल किया जाता है, उस क्ले की 7 से 8 वैरायटीज़ लगती हैं। रॉ मटेरियल जो होता है, मेटल्स होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो काफ़ी समय में यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो फिगर्स आपको दिख रही हैं ना, ये तैयार होती हैं, डोकरा फिगर्स। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि डोकरा फिगर्स क्या हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स इन फिगर्स ने रीसेंट टाइम में फेस किया है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़, झारखंड के बॉर्डर पर ही एक जगह है लाल बाज़ार। तो ये कहीं ना कहीं आज के समय पे बहुत फेमस हो रहा है डोकरा मेटल क्राफ्ट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर डोकरा मेटल क्राफ्ट को बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है, वैल्यू मिल रही है। तो कहीं ना कहीं लाल बाज़ार जो है एक हब बनता हुआ नज़र आ रहा है डोकरा मेटल क्राफ्ट का। ठीक है, तो लाल बाज़ार ध्यान रखना, ये झारखंड के पास में है और ये किस लिए जाना जा रहा है, डोकरा मेटल क्राफ्ट के लिए जाना जा रहा है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं डोकरा आर्ट क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया एक एंशिएंट प्रैक्टिस है, जो खासकर हमारी ट्राइब्स हैं, जो अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वो यहाँ पर इस प्रैक्टिस को करती हैं, वो यहाँ पर इस प्रकार से मेटल क्राफ्ट्स को बनाती हैं। ये जो ट्रेडिशन है बहुत पुराना है, लगभग आप कह सकते हो हड़प्पा और मोहनजोदारो के टाइम्स का यहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर ट्रेडिशन देखने को मिलेगा। इसके अंदर कुछ अट्रैक्टिव सी मेटल की फिगर्स बनाई जाती हैं, ब्रॉन्ज कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों का यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो पर्टिकुलर ट्रेडिशन है, ये ओरिजिनेट होता है वेस्ट बंगाल के अंदर में, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पर ये पूरे भारत भर में फैल जाता है। आज के समय पे ये जो मेटल क्राफ्ट है, ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, फिर उसके बाद में यहाँ पर छत्तीसगढ़, देन उसके बाद में आप देखोगे केरला, राजस्थान तक भी ये जो पर्टिकुलर आर्ट क्राफ्ट है ये पहुँच चुका है। जो ज़्यादातर आपको डोकरा ये क्राफ्ट्स देखने को मिलता है, इसमें होता क्या है, क्या क्या बनाते हैं, ज़्यादातर जो ह्यूमन की फिगर्स होती हैं वो बनाई जाती हैं, ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल की फिगर्स भी बनाई जाती हैं। लेकिन हमने पिछले कुछ समय में देखा है, ये जो आर्ट है ना, इसके अंदर एक डिक्लाइन आया है, यानी ये आर्ट आज के समय में इसको इतनी वैल्यू मिल नहीं पा रही है। ये हमारा ट्रेडिशन लगातार ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि इस आर्ट फॉर्म के अंदर ये प्रॉब्लम है कि इसमें अब के समय में आप देखोगे ना, हम लोग रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, तो रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। अब रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से जब ये प्रोडक्ट तैयार होगा तो ऑब्वियस ही बात है ये प्रोडक्ट भी महंगा होगा। लेकिन जो बायर्स हैं उनको यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा महंगा लगने लगता है, जिसकी वजह से आज के समय में बायर्स इनको खरीद रहे नहीं हैं। ये प्रॉब्लम है। दूसरा, यहाँ पे देखोगे लोगों ने अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा कम कर दिया इसके अंदर, और इसी डिमांड की कम होने की वजह से, क्योंकि जब लोगों का इतनी दिलचस्पी आ नहीं रही है इन फिगर्स के अंदर में, तो लोग खरीद नहीं रहे हैं। जब खरीद नहीं रहे हैं तो यहाँ पर इसकी डिमांड ऑब्वियसली बात है वो कम हो रही है। अब डिमांड कम होने के बाद क्या हो रहा है कि जो लोग पहले यहाँ पर इस क्राफ्ट को परफॉर्म कर रहे थे, इस प्रैक्टिस को लेकर चल रहे थे, इसको बना रहे थे, अब वो भी यहाँ पर नहीं बना रहे हैं। उनको क्या फ़ायदा जब यहाँ पर वो बिक ही नहीं रहा है। तो वो प्रॉब्लम भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस आर्ट के अंदर एक गिरावट देखने को मिली। फिर उसके बाद में एक और पॉइंट बताया गया कि देखो, अगर डिमांड कहीं कहीं पर है भी, क्योंकि बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इस पर्टिकुलर डोकरा मेटल क्राफ्ट की डिमांड रहती है। तो जहाँ जहाँ पर डिमांड है भी, वो भी डिमांड ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। उसके पीछे का रीज़न है, रीज़न यह है कि मैंने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर आर्ट को बनाने में बहुत समय लगता है, कुछ महीने लग जाते हैं इसको तैयार करने में। लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ पर इतना टाइम वेट करेगा नहीं। तो जब डिमांड आती है तो हमें समय लग जाता है, क्योंकि हमारे पास में कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ नहीं है। तो इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से भी जो हमारा ये पर्टिकुलर ट्रेडिशन है, ये लगातार डिक्लाइन पर नज़र आया है। ठीक है, तो डोकरा क्राफ्ट क्या है, मेटल क्राफ्ट क्या है, क्या इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर फेमस है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। लेकिन यार आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट होता है 5K प्लस लाइक्स का, जिसका हम लोग मतलब इंतज़ार रहता है यार, अचीव करेंगे, और ज़रूर से आप लोग को यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए वीडियो को। 5K का टारगेट आप लोग अचीव करवाते हो, आज भी करवाना है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और एक और चीज़, जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी बोला है कि जो स्टार्टिंग में आपसे वीडियो में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद में आपसे मैप का क्वेश्चन पूछा गया, उन सभी के आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दिया करो। वो आपको एग्जामिनेशन में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ में मुझे ही पता चलता रहता है कि हाँ कौन कौन रेगुलर बेसिस पर आंसर दे रहे हैं, कौन कौन रेगुलर कॉमेंट्स के अंदर एक्टिव रहता है। ठीक है, फिर एक और छोटी सी बात है, उसको सुन लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को, फिर कोई बातचीत नहीं करेंगे। वो है इस पर्टिकुलर वीडियो को लेकर। देखो आपको पता होगा 2 वीडियोस अपलोड होती हैं इस चैनल के ऊपर। तो द हिंदू का वीडियो तो आप देख ही रहे हो, उसके साथ साथ आप इंडियन एक्सप्रेस को भी कवर कर सकते हो मेरे साथ में, जो कि हर रोज़ शाम को वीडियो अपलोड होता है।
जैसे यहाँ पर आज शाम को ये इंडियन एक्सप्रेस का अपलोड होगा वीडियो, आप उसको देख सकते हो। तो जैसे कि ये वाला जो आज का वीडियो है कल शाम को मैंने अपलोड कर दिया है, आप प्लीज़ जाकर इसको एक बार चेकआउट करना। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें इंडियन एक्सप्रेस के काफ़ी सारे आर्टिकल्स बहुत डिटेल में पब्लिश किए हुए हैं। और जो मैंने प्रीलिम्स रैपिड फायर की जो सीरीज़ स्टार्ट करी थी ना इस वाली वीडियो के अंदर, जिसको मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया हूँ, बट मतलब कभी कर पा रहा हूँ कभी नहीं कर पा रहा हूँ, ये इश्यूज़ रहते हैं क्योंकि कभी क्वेश्चंस आते हैं कभी नहीं आते। तो ये मतलब इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है। तो वो मैंने शाम वाली वीडियो में ऐड कर दिया है। शाम वाली वीडियो में आपको रेगुलर बेसिस पर प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो वहाँ पे आपके प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी हो रही है, मेंस के लिए पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, प्लस आपका इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन एडिटोरियल्स भी कवर हो रहे हैं। तो आप शाम वाले वीडियो को ज्वाइन करो और आज वाला वीडियो ज़रूर से जाकर देखना, क्योंकि इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी है सभी लोगों के लिए। बाकी अभी हमने डोकरा क्राफ्ट के बारे में चर्चा करी थी ना, तो वो बेसिकली आप देखोगे इस प्रकार से कुछ अच्छी अच्छी फिगर्स नज़र आती हैं। ये डोकरा मेटल क्राफ्ट की ही फिगर्स हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, डायरेक्टली आपसे सवाल बन सकता है। हर साल यहाँ पर ये टॉपिक इसी समय न्यूज़ में आता है। इसी समय मतलब दिसंबर के समय में ये न्यूज़ में रहता है, दिसंबर से फरवरी तक ये न्यूज़ में रहेगा। क्यों, समझते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखोगे जो कश्मीर के लोग हैं वो अभी यहाँ पर इस प्रकार से इन्होंने अपनी जो क्लॉथिंग है वो पैटर्न चेंज कर दिया है। अब वो यहाँ पर फेरेंस को पहनना स्टार्ट कर चुके हैं। आप देखोगे ये जो क्लॉथिंग है ना इसको फेरेंस बोलते हैं। लंबे लंबे यहाँ पर ये क्लॉथ होते हैं, तो इनको पहनना स्टार्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि कश्मीर के अंदर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जो ये 40 दिन का टाइम पीरियड होता है ना, यानी कि 21 दिसंबर से, ध्यान रखना 21 दिसंबर यानी कल से ये शुरू हो चुका है। कब तक चलेगा? 29 जनवरी तक। तो ये जो 40 दिन का टाइम पीरियड है, इस 40 दिन को हम लोग बोलते हैं चिलई कलन का टाइम पीरियड। और इस चिलई कलन के समय में ठंड ज़बरदस्त पड़ती है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड के बारे में समझना होगा आपको। चिलई कलन क्या है, क्या होता है इस टाइम पे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, खासकर जीएस पेपर नंबर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इवन आप देखोगे कई सारे एरिया में कश्मीर के अंदर ठंड पड़नी इतनी ज़्यादा भद्दर तरीके से पड़ रही है कि कुछ एरियाज़ के अंदर -4.2 डिग्री पहुंच चुकी है और कुछ एरिया के अंदर -6.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी पहुंच चुका है। जो खासकर टूरिस्ट की फेवरेट प्लेसेस हैं, फाल्गम वैली आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर -6.2 डिग्री के आसपास यहाँ पर जो टेम्परेचर वो पहुँच चुका है। गुलमार्ग के अंदर -4.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पहुँच चुका है। तो बर्फ़ पूरी तरह से जम चुकी है। जो पानी बह रहा होता है वो भी जम चुका है। पाइपलाइन के अंदर जो पानी होता है वो भी जम चुका होता है इस टाइम पीरियड के अंदर। तो प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, समझते हैं आओ इसको। तो ये कहीं ना कहीं एक हार्शेस्ट विंटर पीरियड कहलाता है। 40 दिन का ये पीरियड होता है जिसको हम लोग चिलई कलन के नाम से जानते हैं। तो आपसे सवाल बन जाए चिलई कलन क्या है, तो ध्यान रखना एक हार्शेस्ट विंटर पीरियड है जो कि 40 दिन तक रहता है कश्मीर के अंदर में। अभी ये रिसेंटली स्टार्ट हो चुका है। कब से कब तक चलता है, तो मैंने आपको बताया ये टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 21 दिसंबर से और 29 जनवरी तक ये टाइम पीरियड हर साल चलता है। चिलई कलन ये जो टर्म है ना, ये बेसिकली एक पर्शियन टर्म है जिसका मतलब होता है मेजर कोल्ड, यानी भरकर ठंड पड़ना। चिलई कलन के बाद यानी ये टाइम पीरियड जो 40 दिन का होता है ना, इसके बाद भी ठंड लगातार पड़ती रहती है। तो उसके बाद वाला जो टाइम पीरियड होता है उनके नाम बदल जाते हैं, ध्यान रखना। पहले तो 40 दिन का चिलई कलन हो गया, उसके बाद जो 20 दिन का टाइम पीरियड होगा उसको चिलई खुर्द के नाम से जानते हैं, यानी कि जब जो ठंड है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ये टाइम पीरियड कब का होता है? देखो 29 जनवरी तक तो कौन सा हो गया? चिलई कलन। 29 जनवरी के बाद 30 जनवरी से 18 फरवरी तक यहाँ पे होता है चिलई खुर्द का टाइम पीरियड। और फिर उसके बाद यहाँ पर बाकी जो एक्स्ट्रा 10 डेज बचते हैं, यानी कि 19 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक, वो कहलाता है चिलई बच्चा यानी बेबी कोल्ड। उस समय ठंड और कम हो जाती है। तो ये 3 टाइम पीरियड हैं, चिलई कलन, उसके बाद चिलई कुर्द, देन उसके बाद में यहाँ पर चिलई बच्चा। क्लियर हो गई। अब उसके बाद में ये मैंने आपको बता ही दिया है। नाउ ये जो टाइम पीरियड है जिसमें अभी हम चल रहे हैं 21 दिसंबर से 29 जनवरी वाला, ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ पे टेम्परेचर कई सारी जगह में माइनस हो जाता है, माइनस में पहुँच जाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो वाटर बॉडीज़ है ना वो सारी की सारी जम जाती हैं। इनफैक्ट जितनी भी झील वगैरह हैं, इनफैक्ट जो डल लेक सबसे फेमस लेक है वो भी यहाँ पर जम जाती है, पूरी तरह से फ्रीज़ हो जाती है। इन 40 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, टेम्परेचर अपने आप में काफ़ी ड्रॉप हो जाता है, मैंने आपको इसके बारे में बताया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस टाइम पीरियड के दौरान जो कश्मीर के अंदर रह रहे लोग हैं ना, इनके लाइफ के अंदर भी कुछ चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं? इनके ड्रेस के अंदर एक बदलाव आता है। फेरेंस का यहाँ पर ये लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद में फेरेंस के बाद में आप देखोगे ना, इस टेम्परेचर के अंदर में जो पानी वगैरह बह रहा होता है वो पानी वगैरह सब कुछ जम जाता है। टैप वाटर जो है, टंकी के अंदर पानी आ रहा है, वो सब यहाँ पर जम जाता है। डल लेक भी फ्रीज़ हो जाती है। तो ये यहाँ पर एक पीरियड, मतलब ये चीज़ें भी इनको फेस करनी पड़ती है। उसके साथ साथ ये लोग यहाँ पर इस टाइम पीरियड को अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं। कैसे?
तो इस टाइम पीरियड के अंदर एक डिश खाई जाती है जिसका नाम है हरिसा। हरिसा यहाँ पर एक डिश है, कैसे बनती है, जो लीन मटन होता है ना, प्योर जो मटन होगा बेसिकली, उसको यहाँ पे चावल के साथ में मिक्स किया जाएगा कुछ, उसके बाद में यहाँ पे आप कह सकते हो इसके अंदर मसाले वगैरह, कार्डमम, क्लोव, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड की जाएंगी। ठीक है, तो ये जो डिश है इसको काफ़ी एंजॉय किया जाता है इस टाइम पीरियड के अंदर में। और ये लोग लगातार आप कह सकते हो कि जो सूखी सब्जियां होती हैं उसको ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं इस टाइम पीरियड में। क्यों? क्योंकि जो ताज़ी सब्जियां हैं वो पहुंच नहीं पाती हैं उस एरिया के अंदर, क्योंकि जो रास्ते होते हैं ना वहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ती है कि वो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो ताज़ी सब्जियां वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं। इसके चक्कर में आप देखोगे जो ड्राइड वेजिटेबल्स होती हैं उसको यहाँ पर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर में। तो ये टाइम पीरियड पता चल गया, चिलाई कलन क्या है, चिलाई खुर्द क्या है, चिलाई बचा क्या है, ये तीनों के तीनों ध्यान रखना, कब से कब तक होता है ध्यान रखना, क्योंकि टर्म्स अगर पूछी जाती हैं तो आप बता सकोगे कि एग्जैक्टली ये है क्या, मैंने पढ़ रखा है। आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से इसके बारे में सुनना, आपसे डेफिनेटली इसको लेकर क्वेश्चन बन सकता है खासकर मेंस के अंदर में। तो अभी राज्यसभा ने एक बिल पास किया है जिसका नाम है मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल। समझेंगे ये एंटी पायरेसी बिल क्या है। देखो आपको पता होगा मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल मतलब हम लोग सी की बात कर रहे हैं, समुद्र की बात कर रहे हैं। होता यह है कि कई बार हम देखो समुद्र एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से बहुत सारा व्यापार हो रहा है ना, और इंडिया का तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो समुद्र के साथ में अपने बॉर्डर को टच करता है। हमारे बहुत सारे कोस्टल स्टेट्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल समुद्र के तट से लगे हुए हैं, सभी को पता है इसके बारे में। अब होता यहाँ पर यह है कि जो हमारे पास में ओशन है ना, इंडियन ओशन है, उसके आसपास के काफ़ी सारे ओशन है, जब यहाँ से व्यापार हो रहा होता है तो उस व्यापार होते हुए उस दौरान कभी कभी पायरेसी के अटैक हो जाते हैं। पायरेसी मतलब जो समुद्री लुटेरे होते हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पर जहाज़ों के ऊपर अटैक कर देते हैं। इनफैक्ट जो लोग होते हैं उनको किडनैप भी कर लेते हैं। ऐसा यहाँ पर इंडिया के कुछ लोग पकड़े गए थे, मतलब उनको किडनैप कर लिया गया था 2021 में, याद होगा, अभी आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारी पायरेसी नज़र आती है, बहुत सारे पायरेट्स होते हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं जो कि यहाँ पर हमारे सामान को बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान पहुँचाते हैं, इनफैक्ट चुरा भी लेते हैं। ठीक है, तो उसी पायरेसी को टैकल करने के लिए, उसी पायरेसी से लड़ने के लिए एंटी पायरेसी बिल को अभी राज्यसभा ने पास किया है। तो कैसे लड़ेंगे वो समझते हैं। आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा, क्या इतने लंबे समय से हमारे पास में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि पायरेसी से लड़ रही हो? था, आईपीसी था, लेकिन उसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस थी। अब वो लिमिटेशंस नहीं है, अब हम पायरेसी को पूरी तरह से मात दे पाएंगे। उसी को समझेंगे यहाँ पर कि एग्जैक्टली क्या क्या मेंशन किया गया है, क्या क्या यहाँ पर अब की समय पर चेंजेस किए जा रहे हैं। तो वेडनेसडे में देखो पहले तो लोकसभा ने क्लियर किया, उसके बाद ऑब्वियस ही बात है लोकसभा से क्लियर होने के बाद में राज्यसभा में आया, राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया, अब ये बनेगा एक्ट। ठीक है, चलो समझते हैं क्या है हमारे पास में एंटी पायरेसी बिल। जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको स्क्रीन पर नीचे दिखाई पड़ेगी, इसको बस खाली ध्यान से देखते हुए चलना, सुनते हुए चलना। तो राज्यसभा ने एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल को यहाँ पर कर दिया है पास, ताकि जितना भी व्यापार हो सके वो सिक्योरली हो सके, उस व्यापार को कोई खतरा ना हो, सुरक्षित तरीके से हम वो व्यापार कर सकें। तो ये जो लॉ है ना, ये क्या करेगा, जो यूएन क्लॉज है, यूएन क्लॉज क्या है, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, मैं आपको यूएन क्लॉज के बारे में अभी बताऊंगा डिटेल से। तो ये जो बिल है ये यूएन क्लॉज को भी हमारे लॉज के अंदर ऐड करता हुआ नजर आएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब पायरेसी को पूरी तरह से टैकल कर सकते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर दिमाग में ये आएगी, इस बिल को लाने की ज़रूरत क्या थी। समझते हैं क्या ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी इंडियन पिनल कोड है, आईपीसी है, जो कि कोई भी अपराध है उसको कैसे डील करना है उसके बारे में आईपीसी हमें बताता है। लेकिन आप देखोगे जो आईपीसी है ना वो फॉरेनर्स के लिए वैलिड नहीं है। मान लो कोई विदेश का नागरिक है ना, कोई दूसरे देश का नागरिक है, वो यहाँ पर ये पायरेसी कर रहा है, तो आईपीसी के अंदर एक चीज़ ये रही है कि जो बाहर दूसरे देश के लोग हैं ना उनके ऊपर ये ज़्यादा वैलिड रहता नहीं है, उनके ऊपर ये लागू किया नहीं जा सकता। खासकर इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो हमारा पानी है ना, हमारे आसपास का जो समुद्र का हिस्सा है, इंटरनेशनल वाटर में कोई भी फॉरेनर है उसके ऊपर आईपीसी लागू होता नहीं है। तो इस चक्कर में यहाँ पर क्या हो रहा था, अगर कोई फॉरेनर आ रहा है तो हमारे पास में उसके लिए कोई लॉ ही नहीं था। तो हमने क्या करा, अब यहाँ पर इसी चक्कर में इस मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल को लेकर आए। आप देखोगे तो यूएन क्लॉज ने मेंशन कर रखा है टेरिटोरियल वाटर्स के बारे में। ये टेरिटोरियल वाटर्स क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ एक पिक्चर के माध्यम से। तो यूएन क्लॉज ने क्या मेंशन किया है कि जो भी हमारा पानी होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करता हूँ तो नीचे से आपको इस प्रकार से इंडिया का मैप दिखाई पड़ता है ना, यहाँ पर सारा का सारा जो है वो समुद्र आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जो समुद्र का हिस्सा होता है, कुछ हिस्सा जो होता है ना ये हमारी टेरिटरी के अंदर में आता है। सपोज़ इतना हिस्सा हमारी जो ये बेस लाइन है, जो हमारी ये लैंड है,
इससे 200 नॉटिकल माइल तक का जो हिस्सा है ना, 200 नॉटिकल माइल तक का जो अंदर का रीजन होगा, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब है ये जो पर्टिकुलर रीजन है, इतना जो पानी होगा ये इंडिया की टेरिटोरियल वाटर में है, ये भारत के अंदर हिस्सा है, ये भारत का पानी कहलाएगा। इसके बाद जो यहाँ पे समुद्र स्टार्ट होगा वो इंटरनेशनल ओशन या इंटरनेशनल वाटर कहलाएगा, ठीक है। नहीं तो जो ये 200 नॉटिकल माइल तक का जो रीजन है, यानी कि हमारी जो टेरिटरी है उससे 200 नॉटिकल माइल तक के दूर का जो समुद्र होगा, ये हमारा ही टेरिटोरियल वाटर है, हमारी टेरिटरी के अंदर में आता है। इसके बाहर जितना भी एरिया होगा वो सब यहाँ पर इंटरनेशनल वाटर के अंदर में आता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर आप इसको एक मैप के माध्यम से समझ सकते हो, पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हो। ये सपोज़ यहाँ पर लैंड है, ये यहाँ पर बेस लाइन हो गया। तो बेस लाइन से जब यहाँ पर आप समुद्र को देखते हो तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको बांटा गया है, 12 नॉटिकल माइल 12 नॉटिकल माइल, इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग वाटर्स के अंदर बांट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो भी पानी होगा, जो भी समुद्र का हिस्सा होगा, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। और इसके अंदर यानी इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो कंट्रोल है वो हमारा रहेगा। ऐसा जो टेरिटोरियल वाटर है सभी देशों को दिया गया है। 200 नॉटिकल माइल का मतलब है लगभग 370 किलोमीटर तक जो दूर तक फैला हुआ समुद्र है वो बेसिकली हमारी टेरिटरी के अंदर है, हमारा उसके ऊपर कंट्रोल है, ठीक है ना, उसके ऊपर कंट्रोल हमारा है। और ऐसा हर एक देश के पास में जो भी यहाँ पर समुद्र के बीच में देश नज़र आते हैं या समुद्र के किनारे नज़र आते हैं, तो समुद्र का कुछ हिस्सा जो है ना वो उनको दिया जाता है, वो उनका टेरिटोरियल वाटर कहलाता है। बात क्लियर हो गई। तो ये जो पायरेसी है ये अगर हमारी टेरिटोरियल वाटर के अंदर आती है, यानी कि अगर ये हमारी टेरिटरी के अंदर एंटर कर जाता है, यानी कि 200 नॉटिकल माइल तक जो हमारी बेस लाइन से हिस्सा फैला हुआ है ना, अगर उसके अंदर कोई एंटर कर जाता है तो हम एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल वाटर के अंदर पायरेसी कर रहा है ना, यानी कि इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर की साइड में अगर कोई पायरेसी कर रहा है, कोई यहाँ पर हमारे जहाज़ को लूट रहा है, तो हम कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो उसके लिए भी यहाँ पर इस बिल को लेकर आया गया और इस बिल के अंदर ये बोला गया कि सर अभी तक हम अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर इस प्रकार के मामले को तो देख ही रहे थे, लेकिन अब से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर का मामला भी हम लोग देखेंगे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर अगर कोई पायरेसी का इंसिडेंट आता है तो वो भी हम लोग यहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे, हम लोग यहाँ पर उस केस को देखेंगे, ठीक है। तो ये जो बिल है ये कहीं ना कहीं हमारी जो पावर्स है बेसिकली वो इंक्रीज़ करता हुआ नज़र आता है ताकि हम पायरेसी से लड़ सकें। क्लियर हुई बात? चलो आगे आते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, सॉरी। अब बात करते हैं पायरेसी के इंसिडेंसेस के बारे में। क्या कभी ऐसा देखने को मिला है क्या? हाँ बिल्कुल देखने को मिला है। आप देखोगे एक समय में जो गल्फ़ ऑफ एडन है यानी ओमान की साइड में आप देखोगे, सपोज़ यहाँ पर ये इंडिया है, इधर अफ्रीकन कंट्री है, इधर यहाँ पर ओमान हो गया ऊपर, इधर यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ हो गए, यहाँ पे सपोज़ गल्फ़ ऑफ एडन है और इधर इंडियन ओशन है। तो एक समय में ना सबसे ज़्यादा पायरेसी कहाँ पे हुआ करती थी? इस गल्फ़ ऑफ एडन में। गल्फ़ ऑफ एडन यहाँ पर मतलब एक डेडलीस्ट एरिया की तरह जाना जाया करता था। यहाँ से जहाज़ निकलना बहुत मुश्किल हुआ करता था, उस जहाज़ के ऊपर कहीं ना कहीं कब्ज़ा हो जाया करता था। तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिला करती थी। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर नेवल प्रेजेंस बढ़ गया, नेवी का प्रेजेंस हमने बढ़ा दिया, इसके चक्कर में पायरेसी कम हो गई है। लेकिन यहाँ से जो पायरेट्स है वो शिफ्ट होकर इधर की साइड में आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर इंडिया को कंसर्न बन चुका है, इंडिया के लिए चिंता वाली बात बन चुकी है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसलिए भी हमें ज़रूरी है एक एंटी पायरेसी बिल की। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल यह है कि साल 2021 के अंदर लगभग 18 इंडियंस हैं। 18 इंडियंस जो है ना इनको किडनैप कर लिया गया था नाइजीरिया के ऑफ कोस्ट से, ठीक है। ये ऑयल कैरियर पे थे, यानी कि जो कच्चा तेल है उसको लेकर जा रहे थे, वहीं से यहाँ पर इनको किडनैप कर लिया गया था। तो ऐसे इंसिडेंसेस यहाँ पर नज़र आते हैं। तो इस वजह से हमें एक पायरेसी बिल की, खासकर मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल की आवश्यकता है। बात क्लियर हुई? अब ये तो आपने समझ लिया कि हमें ज़रूरत क्यों है। अब हम समझते हैं कि इसके प्रोविजंस क्या हैं, कि यानी कि ये बिल करेगा क्या काम। तो पहली बात तो पायरेसी की डेफिनेशन बताई गई, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो भी रॉबर्स है, जो लुटेरे हैं, है ना, जो समुद्र के अंदर यहाँ पर दूसरे को लूट रहे हैं, तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं पायरेट्स कहला रहे हैं। आगे आते हैं। अब मैंने आपको बताया टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में। ये जो बिल है ये अप्लाई होता है, यानी इससे पहले भी जो मामला है वो हम अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में देखा करते थे। लेकिन अब जो है ना ये जो बिल है ये क्या बोलता है कि हम लोग पायरेसी के केसेस को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर, यानी 200 नॉटिकल माइल्स से जो बाहर वाला रीजन है, जो इंटरनेशनल वाटर्स है ना, उसमें भी यहाँ पर हम उसको टैकल कर पाएंगे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया है। पनिशमेंट क्या है कि मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति पकड़ा गया जो कि यहाँ पर हमें नुकसान पहुँचा रहा था, हमारे जहाज़ को लूट रहा था, अब वो पकड़ा गया पायरेसी करता हुआ, तो इससे यहाँ पर क्या होगा, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और जो सज़ा है ना वो यहाँ पर उसको उम्र कैद की भी दी जा सकती है, और ध्यान रखना इसको डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है, यानी कि मौत की सज़ा भी दी जा सकती है।
अगर यहाँ पर उसने हमारे किसी लोग को मारने की कोशिश करी है या जहाज़ के अंदर जो लोग बैठे थे, जहाज़ के अंदर जो कैप्टन थे उनको मारने की कोशिश करी है, तो कहीं ना कहीं तो उस व्यक्ति को डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है। और अगर मान लो वो पकड़ा जाता है इस प्रकार की एक्टिविटी के अंदर, तो उसके लिए पनिशमेंट 14 साल का भी है, लगभग 14 साल तक पनिशमेंट, 14 साल तक यहाँ पर जेल में डाला जा सकता है, 14 साल से बढ़ाकर उम्र कैद, और उम्र कैद के बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि मौत की सज़ा का भी प्रावधान इस पर्टिकुलर बिल के अंदर है। क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में बोला गया कोर्ट के बारे में। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने यहाँ पर बातचीत करी हमारे चीफ जस्टिस के साथ में, जो खासकर जो भी यहाँ पर कंसर्न हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, इनके साथ में बातचीत कर क्या कर सकते हैं, जो सेशन कोर्ट है इसको लेकर आ सकते हैं। यानी कि जो सेशन कोर्ट्स होंगे ना, वो इस पर्टिकुलर केस को देखेंगे। ठीक है। तो सेशन कोर्ट्स यहाँ पे क्या करेंगे, वो इन पर्टिकुलर केस को, पायरेसी वाले केसेस को देखने में मदद करेंगे। अब बात यह है कि कौन कौन मुजरिम साबित हो सकता है, उसको समझते हैं। कौन कौन मुजरिम साबित हो सकता है? मुजरिम वो साबित होगा अगर जो एक्यूज्ड यानी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, अगर उसने कोशिश करी थी कुछ हथियार की इस्तेमाल करने की, बॉम्ब के इस्तेमाल करने की, है ना, और यहाँ पे अगर उसने ये कोशिश करी थी कि यहाँ हथियार और बॉम्ब का इस्तेमाल करूँ या दूसरे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करूँ, और इस प्रकार का अगर ऑफेंस किया है तो वो मुजरिम साबित होगा। दूसरा यहाँ पर कि अगर हमें कोई एविडेंस मिलता है, कोई हमें सबूत मिलता है कि उस व्यक्ति ने जो हमारे जहाज़ के पैसेंजर हैं, जो हमारे जहाज़ के क्रू हैं, इनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी है, तो वो मुजरिम साबित होगा। उसके बाद में अगर हमें कुछ एविडेंस, कुछ सबूत मिलते हैं कि उसने जानबूझकर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है, हथियारों का इस्तेमाल किया है हमारे क्रू के खिलाफ, पैसेंजर्स के खिलाफ, हमारी शिप के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगेन वो कहीं ना कहीं जो मुजरिम है वो साबित होगा। ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। बात ये आती है इस बिल के अंदर कोई दिक्कत है क्या? बिल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये हमारे को और ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, हमारा व्यापार काफ़ी सिक्योर करेगा। ठीक है। तो कोई यहाँ पर इसके अंदर बिल के अंदर नुकसान वगैरह, कोई मतलब प्रॉब्लम वगैरह? तो प्रॉब्लम की बात करें तो एक प्रॉब्लम आती है डेथ पेनल्टी की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है कि जो डेथ पेनल्टी है ना वो एक्सट्रीम पनिशमेंट है, और इसको हम लोग देंगे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर। जो बिल्कुल यहाँ पर रेयर केस होगा ना, अनोखा ही केस होगा, उसके अंदर ही डेथ पेनल्टी दी जाएगी। ऐसी आसानी से डेथ पेनल्टी दी नहीं जाएगी। तो अगर डेथ पेनल्टी दे रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं वॉयलेट हो रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया डेथ पेनल्टी कहीं ना कहीं हमारे संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 को वॉयलेट करेगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब बीच में हम लोगों ने यूएन क्लोज के बारे में बात करी थी। जब मैंने आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में बताया ना, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कैसे होगा, क्या होगा, कौन मेंटेन करेगा, ये सारी बातें कौन देता है हमें, वो यूएन क्लॉज देता है। ठीक है ना। तो यूएन क्लॉज के बारे में भी आप लोग जान सकते हो। यूएन क्लॉज की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। समुद्र का जितने भी लेकर, समुद्र को लेकर जितने भी कानून होते हैं वो हमारा यूएन क्लॉज लेकर आता है। 1982 के अंदर इस बॉडी को बनाया गया था। इसको हम लॉ ऑफ द सी के नाम से जानते हैं। इसने हमारे समुद्र को 5 अलग अलग जोन के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक होता है इंटरनल वाटर, एक टेरिटोरियल वाटर, एक कॉन्टेगियस वाटर, और एक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से लेकर इतना सारा पानी, यानी कि वो टेरिटोरियल वाटर कहलाता है, वो हमारे अंडर में आता है। 200 नॉटिकल माइल तक यहाँ पर ये पानी फैला हुआ होता है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितनी दूर तक होता है? 200 नॉटिकल माइल तक होता है, आप सभी को पता है। फिर उसके बाद में आता है हाई सी, यानी कि 200 नॉटिकल माइल से जो भी बाहर होगा वो हाई सी होगा, यानी कि इंटरनेशनल वाटर की कैटेगरी के अंदर वो आता है। ठीक है। तो आपको ये पायरेसी बिल समझ में आ गया। उसके बाद में आपने यूएन क्लॉज के बारे में पढ़ लिया, वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ना अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। क्या कॉन्टेक्स्ट है इसको समझते हैं। तो PM2 जो एलिफेंट है ना, वो अभी यहाँ पर एडजस्ट हो रहे हैं। कहाँ पर? MTR हैबिटेट के अंदर में। MTR क्या है? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर जो हैबिटेट है वहाँ पर ये PM2 एलिफेंट्स एडजस्ट होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि रिसेंटली लगभग अभी 2 सप्ताह हुआ है, 14 दिन हुए हैं जब हमने यहाँ पर इन एलिफेंट्स को इस मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर छोड़ा है। अब ये अपने आप को धीरे धीरे एडजस्ट कर रहे हैं, और एडजस्ट करते करते हमने देखा कि इन एलिफेंट्स के अंदर कुछ बिहेवियरल चेंज आया है, कुछ बदलाव देखने को मिला है। पहली चीज़, इन एलिफेंट्स को PM2 क्यों बोल रहे हैं? PM2 बोला जा रहा है मतलब पंदल और मखना 2। ठीक है ना। तो ये नाम दिया गया है इन एलिफेंट्स को। इनफैक्ट जो इस पर्टिकुलर जहाँ पे एलिफेंट रह रहे हैं ना, इसके आसपास के जो लोग हैं ना, जहाँ पर गोदालू रेसिडेंट्स रहते हैं, उन गोदालू रेसिडेंट्स ने इन एलिफेंट्स को नाम दिया है अरिसी राजा। ठीक है। अरिसी राजा का यहाँ पर इन एलिफेंट्स को नाम दिया गया है। तो आपको यहाँ पर देखना यह है कि जो ये एलिफेंट्स हैं
ये कहाँ पर गए, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में। अब धीरे धीरे यहाँ पर वो एडजस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं और एडजस्ट होते होते हमने उनके अंदर एक अच्छा बिहेवियर देखा है। बिहेवियर क्या देखा है कि जब जब ये एलिफेंट्स हर समय जब ये वहाँ पे आसपास इंसानों को देखते हैं या जो उस जंगल का कोई स्टाफ है उसको देखते हैं तो ये वापस से जंगल के अंदर चले जाते हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। उसके बाद में दूसरी चीज़ ये देखने को मिली है कि इन एनिमल्स ने, इन एलिफेंट्स ने इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जिससे कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर बोला गया। तो अभी रिसेंटली एमटीआर के अंदर यानी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर जो कांग्रेस मतम है ना, वहीं पर अभी इन जो एलिफेंट्स हैं इनको अभी रिलीज़ किया गया था आज से 12 दिन पहले। तो अब इनके अंदर एक अच्छा चेंज देखने को मिला, एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिला, जिसके बारे में ये आर्टिकल निकल कर आया था। बात क्लियर हो गई। तो आपका हो गया पढ़ना क्या है इसमें, पढ़ना मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, बस इतना करना। करंट इशू क्या था ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, क्या है ना, ये जानना है, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर जितने टाइगर रिजर्व हैं, नेचुरल पार्क हैं, इनको लेकर डायरेक्टली सवाल बनते हैं। चलो आप डिस्कस करते हैं फिर। तो मैंने आपको बताया ये आपको जीएस पेपर नंबर 1, 3 दोनों में ही हेल्प करेगा। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु के अंदर नीलगिरिस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व केवल एक राज्य में नहीं फैला हुआ है, 3 राज्यों के अंदर फैला हुआ है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के अंदर में। क्लियर हुई बात। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व बेसिकली यहाँ पर एक नीलगिरिस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, उसके साथ साथ वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद में बंदीपुर नेशनल पार्क और साथ ही साथ में मुकुर्ती नेशनल पार्क। तो इन सब रीजन का ही मुदुमलाई टाइगर रिजर्व एक हिस्सा देखने को मिलता है। हिस्सा क्यों देखने को मिलता है, ये याद क्यों रखना है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये जो नाम है मुदुमलाई, इसका मतलब है एंशियंट हिल रेंज, पुराने ज़माने की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो उसके बेसिस पर नाम रखा गया, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत पुराना एरिया है। लगभग बताया जा रहा है 65 मिलियन ईयर्स पुराना यहाँ पर ये एरिया देखने को मिलेगा। जब वेस्टर्न घाट्स बने थे तब का ये समय है। तो बेसिकली यहाँ पर इस चक्कर में इसको नाम मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का दिया गया है। और इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व के अंदर कुछ आपको पेड़ और पौधों की, साथ ही साथ में अलग अलग जानवरों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, उसके बारे में ध्यान में रखना है। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर बड़ी बड़ी घासें, लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं, जिसको हम लोग एलिफेंट ग्रास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक कीवर्ड एलिफेंट ग्रास, ध्यान रखना एलिफेंट ग्रास कहाँ पे पाई जाती है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर में। उसके बाद में जो बैम्बू हैं, जो बांस हैं, उनकी अलग अलग वैरायटीज़ पाई जाती हैं। लकड़ियों की अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं, टीक, रोजवुड, इस प्रकार से अलग अलग पेड़ पाए जाते हैं। बाकी कुछ जानवरों की भी अलग अलग प्रजातियां मिलती हैं। जानवरों की बात करें तो यहाँ पे कुछ फ्लैगशिप स्पीशीज़ हैं। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एशियन एलिफेंट हैं। एशियन एलिफेंट के बाद टाइगर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा इंडियन गौर, स्पॉटेड डियर, लंगूर, मालाबार जायंट स्क्वेरल, वाइल्ड डॉग, जंगल कैट जैसे जानवर यहाँ पर मिलते हैं। बर्ड्स की बात करेंगे तो ये जो रिज़र्व है ना, इसकी एक खास बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चिड़ियों की प्रजातियाँ भी हैं। लगभग 260 से ज़्यादा अलग अलग बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं। मतलब हमारे इंडिया में जितनी भी बर्ड्स पाई जाती हैं उसकी 8% बर्ड्स की स्पीशीज़ केवल और केवल मुदुमलाई में देखने को मिलती हैं। उसके बाद में जब हम बर्ड्स की स्पीशीज़ की बात करते हैं तो कुछ बर्ड्स जो रेयर हैं, जो कि बहुत कम ही से दिखाई पड़ती हैं, वो वाली बर्ड्स भी मुदुमलाई में ही पाई जाती हैं। जैसे कि मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पेड हॉर्नबिल, मालाबार लाफिंग थ्रश और इस प्रकार की और भी बर्ड्स। अब बात यह आती है कि ये जो है तमिलनाडु के नीलगिरिस डिस्ट्रिक्ट में रिजर्व आपको स्थित देखने को मिलेगा। इसके अलावा तमिलनाडु में और कौन कौन से रिजर्व्स देखने को मिलते हैं तो ये बात भी ध्यान रखना। इसके अलावा अनामलाई टाइगर रिजर्व भी तमिलनाडु में ही है। उसके बाद कालाकाड मंदथुरई टाइगर रिजर्व, देन उसके बाद सथ्यामंगलम टाइगर रिजर्व, ये तीनों के तीनों तमिलनाडु में देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि सवाल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यूपीएससी ने साल 2019 में आप देखो कैसे सवाल पूछा था। सवाल ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त्यामला बायोस्फीयर रिजर्व। अभी मैंने जब आपको मुदुमलाई टाइगर रिजर्व पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था ये इन रीजन का हिस्सा है। तो आप देखोगे 2019 में यही सवाल था कि जो अगस्त्यामला बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये इस पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से एरियाज आते हैं। ठीक है ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन दिस बायोस्फीयर रिजर्व, ये अलग अलग एरियाज़ के नाम दिए गए हैं 4 ऑप्शन के अंदर। वैसे इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो अगस्त्यामला बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेयार, उसके बाद में यहाँ पर अलग अलग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, कालाकाड मंदथुराई टाइगर रिजर्व है, ये सब यहाँ पर इसके अंदर ही आता है, इसी का हिस्सा है। क्लियर हो गई बात। चलो अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर।
तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं आज, लगभग मतलब आज भी सारे ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, तो सारे एडिटोरियल को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको मैं पूरा का पूरा एक तरीके से एनालिसिस देने वाला हूँ कि यहाँ पे राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं। आपको मेंस के लिए ये जो एडिटोरियल्स है वो तैयार करेंगे। लेकिन आपको पता होगा हमेशा की तरह कि हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन से पहले एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, फटाफट पहले उसको देखते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो आपको बताना है, डिस्कस दी मेजर चैलेंजेस रिलेटेड टू टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया। जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है इससे संबंधित क्या क्या चैलेंजेस हैं वो आपको बताने हैं। उसके बाद में आपको मेजर प्रोविजंस बताने हैं, क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 को लेकर आया गया, जिसके बारे में मैंने अलग से ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो जो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 है, इस ड्राफ्ट के क्या प्रोविजंस हैं ये आपको बताना है। ठीक है, पहले टेलीकॉम सेक्टर के अंदर क्या चैलेंजेस हैं ये बताना है, फिर उसके बाद क्या क्या प्रोविजंस हैं टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 के वो आपको बताना है। तो आप कहोगे इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे? डोंट वरी, एक एडिटोरियल आया है उसको मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, तो उसके बेसिस पर आपके पास में कंटेंट रेडी हो जाएगा, आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी, तब जाकर आप अपने उत्तर को लिखना। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में तब तक आप कोई उत्तर लिख नहीं पाओगे। तो उसके बारे में आगे भी मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप इसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। ठीक है, अटैम्प्ट करने के बाद में आपको आंसर कहाँ पे सेंड करना है, टेलीग्राम पर करना है। टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो मेरा चैनल मिलेगा। वहाँ पर लगभग 41,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हो और डेली बेसिस पर आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम ये करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स को रिव्यू करना है, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा और सामने वाले को भी। आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया या आपके दिमाग में नहीं आया, वो पॉइंट आपको मिल पाएंगे, इससे आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी और एक्सपैंड होगी। दूसरा, सामने वाले के आंसर्स में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकोगे, उनको एंकरेज कर सकोगे कि यहाँ पर एक छोटी सी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो अभी वो एडिटोरियल डिस्कस करूंगा, तब आपको मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एडिटोरियल पर आता है। आज का सबसे पहला एडिटोरियल आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर 2 राइटर हैं, एक है बिस्वाजीत धार और दूसरी यहाँ पर चिताली राव। इन्होंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा है। क्या मेंशन किया है समझते हैं। इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि देखो, जो कैंसर है ना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय में, खासकर ब्रेस्ट कैंसर। महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। प्रॉब्लम पता है क्या है कि इस कैंसर की दवाई तो है, लेकिन दवाई बहुत महंगी है, तो उस दवाई को हमें अफोर्डेबल बनाना होगा, है ना। तो हमें ज़रूरत है कि हम उस कैंसर की दवाई को अफोर्डेबल बनाएं, नहीं तो लोगों की जो मृत्यु हो रही है इसकी संख्या बढ़ने लगेगी। तो वो क्या है समझेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या इन्होंने बिल्कुल जो फैक्ट्स के बेसिस पर बात करी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलो, तो यहाँ पर ये राइटर जो है वो ये बोलते हैं कि देखो भैया, जो कैंसर की दवाइयाँ हैं ना, ये कैंसर की दवाइयाँ दुनिया भर में बहुत महंगी हैं, ऐसा हमारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी बता चुकी हैं। राज्यसभा के अंदर इस टॉपिक को उठाया भी गया था, लेकिन यहाँ पर सरकार का कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा नहीं इस कैंसर की दवा को लेकर। ये जो कैंसर केयर है, ये मतलब आप देखोगे कि आज के समय में लगभग जितने भी लोग हॉस्पिटल के अंदर हैं जो कि कैंसर से लड़ रहे हैं, ठीक है, अब आप कहोगे हॉस्पिटल के अंदर है, हाँ, बहुत सारे जो कैंसर के पेशेंट हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर में, पता है वो कैसे उस पर्टिकुलर पेशेंट को मैनेज कर रहे हैं? उन्होंने कहीं ना कहीं से पैसे उधार ले रखे हैं, अपने दोस्त से या अपने कोई ज़मीन बेचकर, घर बेचकर, या दोस्त से उधार ले लिया, रिलेटिव से उधार ले लिया। तो उनके पास क्योंकि इतना पैसा है नहीं, इसका इलाज बहुत महंगा है, तो इस चक्कर में इन्होंने इस तरीके से पैसे को मैनेज करने के बाद में कैंसर का ट्रीटमेंट करा रहे हैं। 40% केसेस ऐसे निकल कर आए हैं कैंसर के, जहाँ पर यही हालात हैं, लोगों ने घर तक भेज दिया है कैंसर के ट्रीटमेंट को करवाने के लिए। तो ये जो सिचुएशन है, ऑब्वियस ही बात है, एक बहुत दुखद वाली बात देखने को मिलती है कि यार ये जो ट्रीटमेंट है, मतलब एक कैंसर बीमारी जिसका ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा महंगा देखने को मिलता है, मतलब जो खर्चा है ना वो अगेन बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि और मतलब ये तो मैंने आपको बताया पब्लिक फैसिलिटीज़ की, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में। अब अगर आप सरकारी में चले जाते हो ना, तो सरकारी में वो बिल और ज़्यादा दुगना हो जाता है। तो सरकारी के अंदर ये जो है फिर भी नॉर्मल अमाउंट रहता है। प्राइवेट के अंदर, मैंने सरकारी बोल दिया, प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं इनके अंदर आपको ही पता होगा कि अगर छोटी सी भी चोट लगती है ना, और उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर अगर इलाज करवाने जाते हैं तो वो लंबा चौड़ा बिल बना देते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ये अमाउंट दुगना बैठ जाता है। तो कमेटी ने इस वाली प्रॉब्लम के बारे में हाईलाइट किया कि देखो यार, ये जो प्रॉब्लम है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा दर्दनाक है और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो हमें जो कैंसर का ट्रीटमेंट है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर साल 2020 के अंदर कैंसर के 1.4 मिलियन के आसपास इस प्रकार के इंसिडेंसेस देखने को मिले थे।
तो अपने आप में नंबर तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी वजह से हमें इसको लेकर, इसको ठीक करने को लेकर एक रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है। देन अब राइटर ने मेंशन किया इम्पैक्ट ऑफ सर्वाइवल रेट, यानी कि ये जो ट्रीटमेंट है, मतलब कि अगर आप देखो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है भी, तो क्या है, लोग जिंदा रह सकते हैं या नहीं रह सकते, अगर है तो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, तो वो चीज़ यहाँ पर राइटर ने थोड़ा सा जोर देने के ऊपर कोशिश करी है। देखो इन्होंने ये बोला कि जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट अब के समय में है तो, लेकिन डेवलपिंग कंट्री के अंदर वो ट्रीटमेंट और ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। डेवलप्ड कंट्री में जहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, वहाँ पे लोगों की आय यानी उनकी इनकम भी बहुत अच्छी है, तो वो अफोर्ड कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन डेवलपिंग कंट्री के अंदर में जहाँ पे लोगों की इनकम ही 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक भी है, तो वो लोग यहाँ पर इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट आप देखोगे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जब भी हम कैंसर की बात करते हैं ना, तो कैंसर में भी जो सबसे खतरनाक कैंसर नज़र आता है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर आप देखोगे 5 साल का सर्वाइवल रेट देखने को मिला है इंडिया के अंदर में, साउथ अफ्रीका के अंदर में। मतलब फिर भी आप देखोगे सर्वाइवल रेट इंडिया के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है कैंसर को लेकर, खासकर ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी करी और उस रिपोर्ट के अंदर बताया कि जो कैंसर की मेडिसिन हैं, जो कैंसर की दवाइयाँ हैं ना, इसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर बहुत बुरा पड़ा है, क्योंकि कैंसर की दवाइयाँ अपने आप में बहुत महंगी हैं। और इसी चक्कर में लगभग मतलब कैंसर की दवाइयाँ इतनी महंगी हैं कि डेवलपिंग कंट्री के अंदर एक आदमी उतना पैसा 10 साल में कमा पाता है। आप इमेजिन करो, उसकी 10 साल की ये इनकम है, 10 साल की उसकी कमाई है। और जो खासकर डेवलप्ड कंट्री है जहाँ की इकोनॉमी अच्छी है, लोगों की इनकम ज़्यादा है, वहाँ पे उस इंसान की 2 साल की कमाई है। 10 साल की कमाई डेवलपिंग कंट्री के अंदर, 2 साल की कमाई डेवलप्ड कंट्री के अंदर। इतना पैसा अगर लोगों ने कमाया है तो वो सारा पैसा यहाँ पर इस कैंसर के ट्रीटमेंट में लग जा रहा है। मतलब इतना पैसा चाहिए ही चाहिए इस कैंसर को ठीक करने के लिए। WHO के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर जो मेडिकल केयर है वो लगातार एडवांस होता जा रहा है। यहाँ पर कुछ थेरेपी की जाती हैं, सर्जिकल इंटरवेंशंस, रेडियोथेरेपी वगैरह की जाती है, कुछ केयर यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है, जो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसकी चक्कर में जो कैंसर है वो और ज़्यादा अनअफोर्डेबल होता जा रहा है। नई नई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जिसके चक्कर में लोग और ज़्यादा इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो अभी के समय में कुछ दवाइयाँ आती हैं। ब्रेस्ट कैंसर को ठीक करने की 3 दवाइयाँ आती हैं। वो 3 दवाइयाँ कौन कौन सी हैं? एक है राइबोसाइक्लिब, उसके बाद में यहाँ पर एक है पाल्बोसाइक्लिब, देन उसके बाद में अबेमाइसिक्लिब। ये 3 दवाइयाँ हैं। लेकिन आप देखोगे तीनों दवाइयों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये दवाइयाँ क्या करती हैं? ये कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकती हैं और हर महीने आपको ये दवाइयाँ चाहिए होती हैं। तो आप देखोगे जो पहली वाली है ना, राइबोसाइक्लिब, ये लगभग 48,000 रुपये की पड़ेगी। 48,000 रुपये प्रति महीना, हर महीने का खर्चा है। और फिर उसके बाद जो दूसरी वाली आपको देखने को मिलती है वो उसका जो खर्चा है वो 95,000 का है, 95,000 रुपये का हर महीने का खर्चा है। फिर तीसरी वाली का भी यहाँ पर लगभग 90,000 के आसपास का खर्चा है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो तीनों दवाइयाँ हैं ना, एक का 95,000 का खर्चा, एक का 87,000 का खर्चा, एक का 50,000 का खर्चा, तो ये खर्चे अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं। और आपको पता होना चाहिए ये जो दवाइयाँ हैं ना, ये पूरी ज़िंदगी चलने वाली हैं, पूरी ज़िंदगी। और इतने रुपए का हर महीने खर्चा होगा। और जिस दिन अगर मतलब जिस महीने अगर 2 डोज हो गई उस दिन तो वो डबल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये 1 डोज का पैसा मैं बता रहा हूँ। तो ये जो राइबोसाइक्लिब है ना, ये नोवार्टिस कंपनी की है। उसके बाद में पाल्बोसाइक्लिब फाइज़र कंपनी की है। और जो तीसरी वाली है अबेमाइसिब, ये एली लिली कंपनी की है। ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि इतने ज़्यादा महंगी ये दवाइयाँ हैं, अगर मान लो लोगों की जो इनकम है, सपोज़ यहाँ पर एक अच्छी फैमिली से आ रहा है, वो व्यक्ति 80,000 रुपये कमा रहा है, तो भी भाई मान लो अगर उसके घर में कोई ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है, तो भी हर महीने का उसका जो खर्चा है ना वो 60,000 के आसपास का है ही हर महीने का। बचा कितना? 20,000 रुपये। तो ये हालात यहाँ पर। और 80,000 रुपये मैं इनकम बता रहा हूँ, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात है आज के समय पे। बहुत लोग अच्छी समझते हैं कि यार देखो ये 80,000 रुपये बहुत ज़्यादा। हम लोग यहाँ पर इंडिया के अंदर आप देखोगे 20,000, 25,000, 30,000 भी बहुत ज़्यादा लगती हैं हम लोगों को, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आती है इस पर्टिकुलर केस के अंदर में। बात क्लियर हुई? तो ये हालात हैं कैंसर को लेकर। आई होप आप इस चीज़ों को फील कर पा रहे होंगे। फिर बात आती है यहाँ पर फार्मा कंपनीज़ की। जो भी कंपनियाँ हैं ना, इन्होंने लगातार चीज़ों को बदलाव करता हुआ नजर आया है। इन्होंने चीज़ों को बदला है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर बनाया है। जो ब्रेस्ट कैंसर की मेडिसिन है ये इतनी ज़्यादा महंगी हैं, इतनी ज़्यादा महंगी इसलिए हैं
क्योंकि यहाँ पर इन कंपनीज़ को भी पैसा खर्चना पड़ता है। नए नए मॉलिक्यूल्स को ऐड करने के लिए लगभग $3 बिलियन के आसपास यहाँ पर खर्चा करना पड़ता है। नए नए इनोवेशंस के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट में मतलब ना जाने कितना ही पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है, उसके बाद जाकर ये मेडिसिन तैयार होती हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखोगे ये जो मेडिसिन हैं, ये जितना पैसा खर्च हुआ उससे कई गुना ज़्यादा ये जो दवाइयाँ हैं ये पैसा कमा कर दे देती हैं उन लोगों को, क्योंकि वो इसको बहुत ज़्यादा महंगा बेचने लगते हैं बाद में। तो जैसे कि ये दवाइयाँ जितने में बनी होंगी उसकी कॉस्ट काफ़ी कम होगी, लेकिन इन्होंने सब कुछ ऐड करके रिसर्च डेवलपमेंट और सब कुछ यहाँ पर ऐड करके क्या कर दिया, इस दवाई को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बना दिया, ताकि जो सारा प्रॉफिट है वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकें। और इस चक्कर में जब ये प्रॉफिट को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इस चक्कर में आम नागरिक को ये दवाइयाँ मिल नहीं पा रही हैं, क्योंकि आम नागरिक तो यहाँ पर ऐसी दवाइयों को अफोर्ड ही नहीं कर सकता जो कि लाख रुपये महीने का खर्चा बैठा दे। बात क्लियर हो गई, और ज़िंदगी भर वो दवाई चलनी हो। फिर दूसरा सेकंड फैक्टर यहाँ पे बताया गया कि काफ़ी बार क्या होती है, जो कंपनीज़ है ना, कंपनीज़ क्या करती हैं, पेटेंट लेकर बैठ जाती हैं। और आपको पता होगा ऐसे कई सारी कंपनियाँ हैं। होता यह है कि मान लो यहाँ पर कोई कंपनी है, ए कंपनी, नाम देते हैं ए। इसने कोई दवाई बनाई, दवाई बनाने के बाद में इसके ऊपर पेटेंट ले लिया। ठीक है, पेटेंट लेने का मतलब है इस दवाई को कोई दूसरा कंट्री कॉपी करके नहीं बना सकता। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अब भैया इसने दवाई बना के इसके ऊपर पेटेंट ले लिया। पेटेंट लेने से क्या होगा, दूसरा कॉपी नहीं करेगा। अब दूसरा कॉपी नहीं करेगा तो इससे क्या हो गया, इससे सिचुएशन ये हो जाएगी कि ये मोनोपोली जनरेट कर देगा। मोनोपोली क्या है, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बेचने वाला एक, खरीदने वाले अनेक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अकेला बेच रहा है, खरीदने वाले ढेर सारे हैं, उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो खरीदेंगे, और ये चाहे जितना ही दाम बढ़ा दे तब भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि इसके पास में पेटेंट राइट है। ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इकलौता है जिसने यहाँ पर इस मेडिसिन को डेवलप कर रखी है। ये चाहे इसके दाम 1 लाख से 2 लाख भी कर दे, जिसको ज़रूरत होगी वो खरीदेगा। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे बताई गई है कि एक मोनोपोली जनरेट हो जाती है इस पेटेंट की वजह से। लेकिन फिर भी आप देखोगे इंडिया जो है वो काफ़ी आगे है। इंडिया जेनरिक मेडिसिन को बना लेता है, मतलब क्योंकि जो पेटेंट है ये लंबे समय तक नहीं रहता, मैक्सिमम 20 साल तक पेटेंट ये ले लेंगे। कोई कंपनी है ए, इसने 20 साल तक पेटेंट ले लिया, वो पेटेंट 20 साल बाद एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर होने के बाद में जो हमारी देश है ना, वो क्या करता है, इंडिया उसी मेडिसिन को अलग तरीके से बना लेता है। उसी को हम जेनरिक मेडिसिन बोलते हैं। जो उन्होंने बनाई लाख रुपए में, हम उसको कर देंगे 50,000 रुपये में या कम में कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल वे में हम मेडिसिन को बना देते हैं। इसको हम लोग जेनरिक मेडिसिन बोलते हैं। लेकिन जब उस कंपनी का पेटेंट एक्सपायर होगा तो, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है ना, कि काफ़ी सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, पेटेंट्स की एवरग्रीनिंग कर ले रही हैं। मतलब पेटेंट एक्सपायर होते ही उस पेटेंट को वापस से ले लेना, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। पेटेंट खत्म हो उसको वापस से ले लेना। हालांकि इंडिया के अंदर ये चीज़ बैन है, आप पेटेंट को एवरग्रीनिंग नहीं करवा सकते। यानी पेटेंट लेने के बाद में आप उसके बाद जैसे एक्सपायर होता है तो तुरंत यहाँ पर एवरग्रीन करवा लो, हमेशा के लिए पेटेंट लेते रहो उसको, तो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर दूसरे कंट्रीज़ के अंदर ये एवरग्रीनिंग अलाउ है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि वो पेटेंट वापस से ले लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वापस से ले लेंगे तो अगेन हम यहाँ पर चीज़ों को डेवलप नहीं कर सकते। बात क्लियर हुई? तो ये जो मैंने 3 दवाइयों के बारे में बताया था आपको, कौन कौन सी दवाइयाँ, जो पाल्बोसेड, राइबोक्लेड और जो यहाँ पर तीसरी वाली जो दवाई थी एमोक्सिक्लिब, तो ये तीनों दवाइयों के बारे में बताया, ये ब्रेस्ट कैंसर को ठीक करती हैं। लेकिन आप देखोगे ना, तो तीनों की जो कंपनियां हैं उन्होंने पेटेंट राइट्स ले रखे हैं। जैसे पाल्बोसिक्लिब की बात करें तो फाइजर कंपनी ने बनाई है, इसने पेटेंट ले रखा है। ये जो इनका पेटेंट है ये 2023 में एक्सपायर होगा। ठीक है, और जो राइबोक्लेव है ये नोवार्टिस ने बनाई है, और एली लिली जो राइट है इन्होंने यहाँ पर एमाक्लिब को बनाया है। तो इनके जो पेटेंट है एक्सपायर होंगे, मतलब कि आप कह सकते हो जो नोवार्टिस वाला पेटेंट राइट है ये 2027 में एक्सपायर होगा और एक 2029 में। मतलब तीनों दवाइयों के जो पेटेंट एक्सपायर होंगे, एक का 2023 में, एक का 2027 में और एक का 2029 में। तो मतलब आप कह सकते हो कि 2029 तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर इन्होंने आगे एवरग्रीनिंग पेटेंट करवा लिया, आगे फिर से यहाँ पर पेटेंट को आगे बढ़ावा और ज़्यादा रिन्यू करवा लिया, तो सिचुएशन और बेकार हो जाएगी, तो हमें और वेट करना पड़ सकता है। लेकिन पेटेंट एक्सपायर जैसे ही हो जाएगा और ये पेटेंट नहीं लेते हैं, तो इंडिया यहाँ पर इसकी जेनरिक मेडिसिन को डेवलप कर सकता है। ठीक है, यानी कि इसी में की दवाइयाँ बना सकता है बहुत सस्ते दाम में। क्लियर हुई बात? तो यही बताया गया कि भैया कोई अच्छी मेडिसिन, कोई अफोर्डेबल मेडिसिन यहाँ पर है नहीं, इसकी काफ़ी ज़्यादा कमी है। अब कमी है तो इतनी महंगी दवाई तो कोई ले नहीं सकता। अगर इतनी महंगी दवाई की वजह से उस व्यक्ति के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा पड़ता है ना। इनफैक्ट यहाँ पर जो उसका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर आपको राइट टू लाइफ दिया गया है। तो बेसिकली उसको तो एक प्रोटेक्शन देनी चाहिए ना, क्योंकि उसको भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोगों की जान ही नहीं बच पा रही है इस पर्टिकुलर केस के अंदर में। ठीक है, तो वो बात यहाँ पर बताई गई।
अब उसके बाद में इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, वो यहाँ पर राइटर बोलता है सोल्यूशन ये हो सकता है कि जो हमारे पास में पेटेंट एक्ट है ना, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे। जो इंडियन कंपनीज़ हैं, इंडियन कंपनीज़ क्या करती हैं, ये मैंने आपको बताया कि जो हाई प्राइस वाली दवाइयाँ हैं इनकी जेनरिक मेडिसिन बना देती हैं सस्ते दाम में। ठीक है, अब होता यहाँ पे यह है कि इनको कंपलसरी लाइसेंस दी जाती है। हमें क्या करना होगा, पेटेंट एक्ट का जो सेक्शन 100 है इसको स्टार्ट करना होगा। पेटेंट एक्ट का सेक्शन 100 को यहाँ पर लेकर आना होगा। इससे क्या होगा, पेटेंट एक्ट का सेक्शन 100 यहाँ पर क्या मेंशन करेगा, इससे यहाँ पर यह होगा कि मान लो कोई पेटेंटेड मेडिसिन है भी, यानी कि इसी कंपनी ने दवाई के ऊपर पेटेंट ले रखा है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी सरकार है वो क्या कर सकती है, उसके पास में पावर आ जाती है कि वो किसी भी कंपनी को क्या कर सके कि वो बोल सके कि आप जो भी पेटेंट वाली दवाई है ना उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसका इस्तेमाल करो और आपको पेटेंट होल्डर की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब जिसने पेटेंट ले रखा है उसकी हाँ की ज़रूरत, उसकी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं, आप बिना अप्रूवल के उसके इन्वेंशन का इस्तेमाल कर सकते हो अपने इन्वेंशन के अंदर में। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर आपको काम देखने को मिलता है। तो आप कंपलसरी लाइसेंसिंग दे सकते हो, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। पिछले कुछ समय में ये चीज़ें हो भी रही हैं, तो इंडिया को ये काम करना होगा। ऑनेस्टली जो सेक्शन 100 है यहाँ पर इसका यूज़ करना होगा, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। अब इससे होगा क्या, मैंने आपको बताया ना कि जो भी पेटेंट्स हैं, भले किसी ने मतलब इसके ऊपर पेटेंट ले रखा हो, लेकिन भारत का एक्ट जो है ना इसके सेक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये पावर दे देगा, ये हमारी सरकार को पावर देगा कि सरकार ये बोल सके किसी भी कंपनी को कि भले यहाँ पर इस कंपनी ने पेटेंट ले रखी है, लेकिन दूसरी कंपनी को सरकार ये बोल रही है कि पेटेंट लेने के बावजूद भी आप उसके पेटेंट का जो भी यहाँ पर है वो यूज़ कर सकते हो अपना कुछ नया इन्वेंशन करने के लिए। तो मतलब आप पेटेंट लो या ना लो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो वो काम यहाँ पे करना होगा हमें, इस प्रकार से यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 100 को लागू कर देना चाहिए पेटेंट एक्ट के। बात क्लियर हो गई ना। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल पर चलते हैं, अगला एडिटोरियल क्या बोलता है। नेक्स्ट एडिटोरियल यहाँ पर बात करता है श्रीनिवासा रामानुजन जी के बारे में। तो आपको पता होगा श्रीनिवासा रामानुजन जी के बारे में, तो मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पर इनको महारत हासिल थी, और हुआ यहाँ पर यह कि इनके बारे में आज मेंशन किया जा रहा है। आज 2 आर्टिकल इनके बारे में, वैसे तो एक एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे इनकी पूरी कहानी बताई गई है, इनकी बायोग्राफी के बारे में बताया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, उनको अपने पास में रख लेना। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि आज 22 दिसंबर है। तो क्या हो गया, 22 दिसंबर में हम इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं, और बर्थ एनिवर्सरी के साथ साथ आज जो है नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे और ये जो चीज़ें यहाँ पर हो पा रही हैं ये श्रीनिवासा रामानुजन जी की वजह से हो पाई हैं। तो ये कौन थे व्यक्ति, इनके बारे में बात करेंगे। आप प्लीज़ ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स के अंदर सवाल बन सकता है, जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर। तो हर साल श्रीनिवासा रामानुजन जी का जो बर्थ एनिवर्सरी है ये होती है 22 दिसंबर को, आज भी 22 दिसंबर है। ठीक है, और इसी चक्कर में हम लोग 22 दिसंबर को एज अ नेशनल मैथमेटिक्स डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर इनको महारत हासिल थी। मैथमेटिक्स के अंदर इन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है। क्या करके दिखाया है समझेंगे। तो ये जो रामानुजन जी हैं इनका जन्म होता है 22 दिसंबर 1887 में। कहाँ पर, एरोडे गाँव के अंदर में। ठीक है ना, चेन्नई से लगभग 400 किलोमीटर दूर। तो उस समय पर यह मद्रास के नाम से जाना जाया करता था। इनको बहुत ज़्यादा पैशन था मैथमेटिक्स को लेकर, मतलब छोटी उम्र में ही यहाँ पर इन मैथ्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। इंडिया के अंदर 22 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो श्रीनिवासा रामानुजन जी को याद करने के लिए, इनकी याद में यहाँ पर नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है ना ये यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। देखो, एक फेमस ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, ब्रिटिश अंग्रेजी एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था गॉडफ्रे हैरोल्ड। गॉडफ्रे हैरोल्ड हार्डी ने यहाँ पर रामानुजन जी का जो टैलेंट है इसको यहाँ पर रिकग्नाइज़ किया 1913 में, और यही जो है रामानुजन जी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना, चेंजिंग पॉइंट बना। इसी के बेसिस पर रामानुजन जी पहुँचे कैम्ब्रिज के अंदर में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उनको बुलाया गया था। किसने बुलाया था, गॉडफ्रे हैरोल्ड हार्डीज़, इनका इन्विटेशन आया था इनके पास में। अब होता यहाँ पर यह है कि रामानुजन जी ने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया मैथमेटिक्स के अंदर में। इन्होंने यहाँ पर एनालिटिकल थ्योरी ऑफ नंबर हो गया, उसके बाद में एलिप्टिकल फंक्शंस हो गया, इन चीज़ों को यहाँ पर डेवलप किया। इन्होंने काम किया होल नंबर के ऊपर, हाइपोज्योमेट्रिक सीरीज़, एवलर कॉन्स्टेंट्स, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर उन्होंने काम किया। कुछ इंपॉर्टेंट पेपर इनके पब्लिश करे गए इंग्लिश के अंदर में, यूरोपियन जर्नल में इनके पेपर पब्लिश करे गए। 1918 के अंदर में क्या होता है, इनको सेलेक्ट कर लिया जाता है एज अ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के अंदर में। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के अंदर इनको सेलेक्ट किया गया। बाद में यहाँ पर इनकी मृत्यु होती है 26 अप्रैल 1920 में। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो 1918 में इनको सेलेक्ट किया गया, 2 साल बाद इनकी मृत्यु हो जाती है जब ये 32 की उम्र के होते हैं।
बोला ये जाता है कि जब ये इंडिया आते हैं ना वहाँ से, तो बहुत ज़्यादा बीमार थे और उसी बीमारी की वजह से यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अब पता नहीं क्या हुआ, बट यहाँ पर ये चीज़ मेंशन की जाती है। अब बात करते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में क्या रहा। इन्होंने अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूलेज और इक्वेशंस को डेवलप करी हैं। इन्होंने लगभग यहाँ पर 3900 जो रिजल्ट्स हैं ना वो यहाँ पर कंपाइल करे हुए हैं। अलग अलग इक्वेशन आइडेंटिटीज़ को यहाँ पर बनाकर दिखाया है। जो खासकर पाई की इनफाइनाइट सीरीज़ है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड कर दी हैं। बहुत सारे जो अलग अलग फार्मूलाज हैं पाई की डिजिट को कैलकुलेट करने के लिए, वो यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। गेम थ्योरी यहाँ पर इन्होंने दी है। उसके बाद में इनकी कुछ अपने आप में इंपॉर्टेंट किताबें हैं। इनफैक्ट यहाँ पर इनकी एक नोटबुक थी, एक कॉपी थी जिसके अंदर ये चीज़ों को लिखा करते थे। वो नोटबुक जॉर्ज एंड्रयूज़ को मिलती है 1976 में। कहाँ पर? ट्रिनिटी की कॉलेज की लाइब्रेरी में। जो ट्रिनिटी कॉलेज है ना, इसकी लाइब्रेरी में ये पुरानी सी नोटबुक मिलती है रामानुजन जी की। बाद में यहाँ पर जॉर्ज एंड्रयू क्या करते हैं, इस बुक को पब्लिश करवा देते हैं एज अ बुक। तब से यहाँ पर वो रामानुजन जी की बुक की तरह देखने को मिलती है। अब यहाँ पे इसी वजह से एक नंबर भी है जिसको हम लोग रामानुजन नंबर बोलते हैं। अब रामानुजन नंबर कौन सा नंबर है? 1729। 1729 को हम लोग रामानुजन नंबर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर बोला जा रहा है 1729 क्या है, ये सम है 10 और 9 के क्यूब का। 10 और 9 के क्यूब का सम है, क्योंकि जो 10 का क्यूब होगा वो होगा 1000, 9 का क्यूब होगा 729। 1000 और 729 को मिला दोगे, ऐड कर दोगे, रिजल्ट क्या आएगा? 1729। उसके बाद में 179 यहाँ पर एक और है, एक दूसरा तरीका भी है। ये 12 और 1 का भी क्यूब है। 12 और 1 का क्यूब होने का मतलब है 12 का जब क्यूब निकालोगे तो आ जाएगा 1728, 1 का क्यूब निकालोगे तो आ जाएगा 1। तो इन दोनों को जब आप मिला दोगे तो 1728 में एक ऐड कर दोगे 1729 आ जाएगा। तो ये बेसिकली थ्योरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये बेसिकली रामानुजन नंबर कहलाता है। ठीक है। बाकी यहाँ पर रामानुजन जी का और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है अलग अलग चीज़ों को लेकर। जैसे यहाँ पर हाइपोज्योमेट्रिक सीरीज़ हो गई, रेमन सीरीज़ हो गई, एलिप्टिकल इंटीग्रल्स हो गए, उसके बाद मॉक थीटा फंक्शन हो गया, थ्योरी ऑफ डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी, फंक्शनल इक्वेशन ऑफ द जेटा फंक्शंस। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब कुछ यहाँ पर इन्होंने ही कंट्रीब्यूट किया है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यंग एज में किस लेवल पर इनका दिमाग हुआ करता था, क्या इंटरेस्ट था, क्या पैशन था यहाँ पर इनको मैथ्स के प्रति। बात क्लियर हुई? चलो आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पर। नाउ जो अगला एडिटोरियल है ये बात करता है आईएनएस मुर्मुगांव के बारे में। आईएनएस मुर्मुगांव के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आपको पता होगा ये रिसेंटली न्यूज़ में निकल कर आया है, क्योंकि आईएनएस मुर्मुगांव अब हमारी नेवी के अंदर ऐड हो चुका है। तो ये क्या है? एक वॉरशिप है, यानी जंग में लड़ने वाला जहाज़ है, डिस्ट्रॉयर है। ठीक है। आपको पता होगा जब हम बात करते हैं वॉरशिप्स की तो एक होता है कॉर्वेट, एक होता है फ्रीगेट और एक होता है डिस्ट्रॉयर। कॉर्वेट जो कि साइज़ में थोड़ा छोटा होता है, बहुत सारे हथियार इनके अंदर होते हैं जो कि जंग में लड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद में इसी प्रकार से फ्रीगेट होता है। फ्रीगेट जो है कॉर्वेट से बड़ा होता है। फिर होता है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर होता है सबसे बड़े साइज़ का जहाज़ जिसके अंदर ढेर सारे हथियार होते हैं जिससे यहाँ पर जंगें लड़ी जाती हैं। तो अभी इंडियन नेवल शिप मुर्मुगांव एक नया जहाज़ जो कि यहाँ पे हमने बनाया है प्रोजेक्ट 15B के अंदर में। प्रोजेक्ट 15B के अंदर में दूसरा ये हमारा वॉरशिप है, दूसरा जहाज़ हम लोगों ने तैयार किया हुआ है और ये अभी हमारी इंडियन नेवी को दिया गया। इसके अपने आप में इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसके बारे में बताई गई है, इसकी क्षमताओं के बारे में समझाया गया है। तो वो क्षमताएं क्या क्या हैं वो सब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग प्रोजेक्ट 15B के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट के अंदर में इस आईएनएस मुर्मुगांव को बनाया गया है। फिर आईएनएस मुर्मुगांव के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखो ये जो डिस्ट्रॉयर तैयार किया गया है ना, ये बेसिकली इंडिया का इंडिजीनियस डिस्ट्रॉयर है। मतलब इसके अंदर जो भी सामान इस्तेमाल किया गया है वो 75% सामान हमारे इंडिया का ही है। हमने खुद के सामान का यूज़ करके इस पर्टिकुलर डिस्ट्रॉयर को बनाया है। ठीक है। और इन डिस्ट्रॉयर को बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबे समय से स्टार्ट हो चुकी है। मतलब प्रोजेक्ट 15B कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, 1990 में स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग में हमने 3 दिल्ली क्लास के इस प्रकार से जहाज़ बनाए थे, जिसका नाम था, एक का नाम था आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मैसूर और आईएनएस मुंबई। तो दिल्ली क्लास के हमने 3 जहाज़ बनाए। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, क्लास मतलब यह है कि ये जो तीनों जहाज़ हैं ना, इन तीनों जहाज़ों के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं, इनका जो वज़न है, इनकी क्षमताएँ हैं, हथियार हैं, वो सब बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। तो पहला क्लास तो ये बनाया गया। फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट 15A के अंदर में हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, कोलकाता क्लास के जहाज़ को बनाया। कोलकाता क्लास में हम लोगों ने अगेन 3 बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर बनाए, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची और आईएनएस चेन्नई। ये 3 बड़े बड़े जहाज़ बनाए गए। फिर आता है प्रोजेक्ट 15B। तो ये प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट होता है, पहले तो होता है प्रोजेक्ट 15 जिसमें हमने दिल्ली क्लास के 3 जहाज़ बनाए। फिर 15A आता है जिसमें कोलकाता क्लास के 3 जहाज़ बनाए। फिर आता है 15B जिसमें हमने विशाखापत्तनम क्लासेस के 3 जहाज़ बनाए।
3 जहाज़ में एक है आईएनएस विशाखापत्तनम जो कि रिसेंटली इंडियन नेवी को मिल चुका है, फिर है आईएनएस मुरुमुगाओ जो कि अभी हमें मिल चुका है, फिर अब यहाँ पर तैयारी की जा रही है आईएनएस इम्फाल और आईएनएस सूरत की। तो ये 4 वॉरशिप बनाए जा रहे हैं प्रोजेक्ट 15B के तहत। बात क्लियर हो गई। तो ये जो डिस्ट्रॉयर है बहुत खतरनाक होता है, मैंने आपको बता दिया। प्रोजेक्ट 15B क्या है ये भी आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। इस प्रोजेक्ट 15B के तहत जो भी जहाज़ बनाए जा रहे हैं उन जहाज़ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है स्टेल्थ फीचर, यानी कि ऐसा फीचर कि ये रडार की पकड़ में भी नहीं आते। रडार की पकड़ में भी नहीं आएंगे, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर इंडिजीनियस कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है, यानी जो भी सामान इसके अंदर यूज़ किया गया है वो हमारे देश का खुद का सामान है। इससे हम लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ और ज़्यादा बढ़ते हुए भी नज़र आते हैं। ठीक है। उसके बाद में ये जितने भी जहाज़ बनाए गए हैं अभी प्रोजेक्ट 15B के अंदर में, ये मझगांव डॉक लिमिटेड के थ्रू बनाए गए हैं हमारी इंडियन नेवी के लिए। ठीक है। इस जहाज़ों को डिज़ाइन किया है वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने, तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। बाकी और कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है, मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। अब बात आती है आईएनएस मुरुमुगाओ की, जो कि रिसेंटली ये जहाज़ अभी के समय पर हमारी नेवी को मिल चुका है। तो आईएनएस मुरुमुगाओ की जो कंस्ट्रक्शन है वो 2015 में स्टार्ट हो चुकी थी। इस शिप को हमने 2016 में लॉन्च किया है। जो हमारे उस समय के डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे लेट मनोहर पर्रिकर, इनके थ्रू यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो जहाज़ है, ये जो शिप है, ये लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद में ये हमने मतलब मुरुमुगाओ को ही एक वेरिएंट था यार्ड 12705 करके, ठीक है, जिसको हमने आईएनएस मुरुमुगाओ के नाम से जाना। तो अभी ट्रायल इसके ऊपर हो रहा था, 2016 से लगातार काम चल ही रहा था। तो इसके जो ट्रायल है वो कंप्लीट होते हैं 15 दिसंबर 2021 के अंदर में। इसका पहला जहाज़ के अंदर, पहला समुद्र के अंदर ट्रायल होता है 19 दिसंबर 2021 में, जब गोवा ने 60वां साल सेलिब्रेट किया था लिबरेशन का, क्योंकि आपको पता होगा गोवा के ऊपर पोर्चुगीज़ का कंट्रोल हुआ करता था। तो 19 दिसंबर को यहाँ पर ऑपरेशन विजय के तहत पोर्चुगीज़ को हराकर गोवा अलग हो गया था, है ना। हमारी जो इंडियन नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, सब ने मिलकर यहाँ पर पोर्चुगीज़ को हरा दिया था और गोवा को आज़ाद करवाया था। तो उस दौरान भी यहाँ पर आप देखोगे 19 दिसंबर 2021 में जो ये आईएनएस मुरुमुगाओ है, इसने अपना पूरा जो ट्रायल है पूरा कंप्लीट कर लिया था। फिर ये जो शिप है अब यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आईएनएस मुरुमुगाओ के बारे में बता चुका हूँ। इसकी जो लेंथ है 163 मीटर लंबा है, 17.4 मीटर ये चौड़ा है। इसका जो वज़न है 7300 यानी 7300 टन के आसपास का ये वज़न देखने को मिलेगा। इसकी स्पीड कितनी है तो लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चल सकता है और 7400 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को ये एक बार में कवर कर सकता है। ये इसकी ताकत है। उसके बाद में इसके ऊपर काफ़ी सारे हथियार लगाए गए हैं। हथियारों के साथ साथ आप देखोगे मिसाइल्स का इस्तेमाल, यानी जो बैराक 8 है सरफेस टू एयर मिसाइल, वो भी आप इससे लॉन्च कर सकते हो। उसके बाद में ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल हो गया, वो भी लॉन्च की जा सकती है। तो ये जो डिस्ट्रॉयर है ये अपने आप में ही काफ़ी सारे हथियार से आपको देखने को मिलेगा, ये लगा हुआ है, बहुत सारे हथियार इस पर यूज़ करे गए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर इसके अंदर ताकत है कि दुश्मन की पनडुब्बी को उड़ा सकता है। जो सबमरीन है, सबमरीन को उड़ाने के लिए यहाँ पर इसके अंदर RBU 6000 लगाया गया है, एक रॉकेट लॉन्चर है। फिर उसके बाद में आप देखोगे इसके ऊपर 2 मल्टी हेलीकॉप्टर्स भी रुक सकते हैं, मल्टी हेलीकॉप्टर्स काम कर सकते हैं। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स कौन कौन से, सी किंग और HL ध्रुव, यहाँ पर हम लोग इस पर्टिकुलर जहाज़ के ऊपर उतार सकते हैं। बाकी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि इसके अंदर फैसिलिटी है कि ये रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। बाकी इन शिप्स के अंदर में एक और सिस्टम लगाया गया है जिसका नाम है TACS सिस्टम, यानी कि टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम। ये क्या करेगा, जो जहाज़ के अंदर हमारे लोग होंगे ना, उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। कोई भी अगर केमिकल का खतरा आता है, बायोलॉजिकल खतरा आता है या न्यूक्लियर खतरा आता है तो उससे यहाँ पे ये बचाएगा ये एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम। ये जो एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम है ये बाकी सारे खतरे से हमारे क्रूज़ को बचाने में मदद करेगा। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि हमारी नेवी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा और ऐसे यहाँ पे और भी जहाज़ होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया भर की कंट्रीज़ के अंदर, पड़ोसी देशों के अंदर भी काफ़ी सारे जो जहाज़ हैं उन्होंने तेज़ी से डेवलप करे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर मुरुमुगाओ के बारे में जान लिया। TACS क्या है, बैराक 8, ये सब मिसाइल्स जो लगाई गई हैं वो सब मैंने आपको बता दिया है। एक एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। बात क्लियर हो गई। ये सारी चीज़ें आपको लिखित में मिल जाती हैं और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना आपको टेलीग्राम पर PDF के अंदर ये सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। नाउ जो अगला पर्टिकुलर एडिटोरियल है ये बात करता है टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। अब देखो आपको पता होगा द हिंदू का एडिटोरियल तो मैं डिस्कस करता ही हूँ, उसके साथ कुछ एक आध एडिटोरियल इंपॉर्टेंट मिल जाता है अलग न्यूज़पेपर में, तो वो भी डिस्कस करता हूँ। तो बिजनेस लाइन का ये एडिटोरियल है, दीपक महेश्वरी साहब ने लिखा है।
तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है टेलीकॉम लाइसेंसिंग के बारे में। जो टेलीकॉम सेक्टर है कि अभी के समय पे ये टेलीकॉम सेक्टर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, कैसे उन प्रॉब्लम्स का सलूशन हम लेकर आ सकते हैं, यानी कि अब मैं आपको ये बातें समझाऊंगा, इसी के बेसिस पर आपको अपना मेंस का जो आंसर है वो लिखना है, ठीक है, जो भी आपको प्रश्न दिया गया है। तो इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर है ये किस प्रकार से बूम कर रहा है, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। आप देखोगे पिछले 20 सालों के अंदर इंडिया का एक गोल्डन पीरियड रहा है ये टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए। जो हमारा दूरसंचार विभाग है, एयरटेल, वोडाफोन, ये जितने भी यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर्स के अंदर कंपनीज आ रही हैं, पूरा पूरा जो सेक्टर है ना, इसके लिए पिछले 20 साल यहाँ पर कुछ गोल्डन पीरियड रहा है। इस पीरियड के अंदर हमने देखा इस टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर जो ग्रोथ है वो एक अल्टीमेट लेवल की थी। लगातार यहाँ पर डेवलपमेंट होता हुआ नज़र आया है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। आज के समय पर जो इंडिया है दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है। और हमारे पास में कितने सब्सक्राइबर हैं, तो इंडिया के अंदर में लगभग 1.16 बिलियन के आसपास जो लोग हैं वो आज के समय में इस टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने यहाँ पर सिम परचेज कर रखे हैं, अलग अलग फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है भारत के अंदर में, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है कि इस टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में लगातार ग्रोथ होने के बावजूद भी कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे आज के समय पर ज़्यादा नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, इसका ब्रॉडबैंड आपको कम देखने को मिलेगा। जो ओवर द टॉप यानी OTT फैसिलिटीज़ हैं इस पर रेगुलेशन यहाँ पर नहीं है, इस चक्कर में ये थोड़ा गंदा कंटेंट भी दिखा देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी के समय पर ठीक करने की आवश्यकता है। ये कुछ चैलेंजेस हमारे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया है। राइटर पहले ये बोलते हैं कि व्हाट आर द एग्जैक्ट ड्राइवर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ है ना, इसके पीछे के इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स क्या, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं। पहला है रोबस्ट डिमांड। इंडिया के अंदर में जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैंने आपको बताया बहुत बड़ा बेस है सब्सक्राइबर का। दिसंबर 2021 के अंदर में 1178.41 मिलियन के आसपास का सब्सक्राइबर बेस देखने को मिला करता था। दिसंबर 2021 की बात कर रहा हूँ, आज से 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो डिमांड इंडिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया एक बहुत बड़ा कंज्यूमर आप कह सकते हो दुनिया भर में, है ना। बहुत सारे लोग इनफैक्ट पिछले साल साल 2020 के अंदर आप देखोगे हर महीने लोगों ने 11 GB तक डेटा का इस्तेमाल किया है, 11 GB तक इंटरनेट का यूज़ किया है। तो इतने बड़े लेवल पर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर आज के समय पर यूज़ किया जा रहा है। इनफैक्ट दूसरा यहाँ पर देखने को मिलेगा 2025 तक इंडिया के अंदर 22 मिलियन स्किल्ड वर्कर्स होंगे, ऐसे काम करने वाले लोग जो कि इसी पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रहे होंगे। 5G टेक्नोलॉजीज़ के मामले में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स के अंदर काम कर रहे होंगे। फिर उसके बाद में एक और है पॉलिसी सपोर्ट। हमारी कैबिनेट का सपोर्ट, हमारी सरकार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला इस टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को। इनफैक्ट आप देखोगे रिसेंटली 12,195 करोड़ रुपए PLI स्कीम के तहत यहाँ पर लगाए गए हैं टेलीकॉम सेक्टर में। जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है इसमें यहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, इसलिए यहाँ पर इतना पैसा लगाया गया। और इसके चक्कर में हम लोग अभी 6G टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, इन्होंने 6th जनरेशन का जो इनोवेशन ग्रुप है वो यहाँ पर तैयार कर लिया है। 6G के ऊपर हम लोग आगे काम करेंगे, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो लगातार यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखोगे बजट 2022-23 के अंदर में टेलीकम्युनिकेशन का जो डिपार्टमेंट है इसके लिए हम लोगों ने अलग से 84,587 करोड़ रुपए अलोकेट कर दिए थे। यानी हमारी सरकार जब भी बजट लेकर आती है ना, तो बजट 2022-23 के अंदर में लगभग 84,587 करोड़ के आसपास का जो पैसा है वो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के लिए रखा गया। फिर उसके बाद में पिछले कुछ समय में हमारे इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो FDI है वो भी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है। अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में आप देखोगे 39.02 बिलियन डॉलर तक का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, बाहर से जो निवेश है, वो हमारे इस पर्टिकुलर सेक्टर में आ चुका है। हालांकि सरकार ने ढेर सारे अलग अलग इनिशिएटिव चलाए हैं टेलीकॉम सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। वो कौन कौन से इनिशिएटिव हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। तो उस इनिशिएटिव में पहला इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, दूसरा भारत नेट प्रोजेक्ट, देन आता है वन नेशन फुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, देन आता है ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 जो कि रिसेंटली लेकर आया गया है। तो ये कुछ इनिशिएटिव है जो कि सरकार ने चलाए हैं ताकि हम टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को और ज़्यादा बेहतरीन कर सकें।
अब बात यह आती है कि आखिरकार आज के समय पर क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या परेशानियां हैं इस टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से रिलेटेड। सबसे पहली जो परेशानी है वो है राइट वे ऑफ चैलेंज। मतलब यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ पर जो टावर हैं वो आज के समय पर काफ़ी कम है। इनफैक्ट जो फाइबर की फिटिंग है वो काफ़ी कम है। आप देखा होगा कि जो वाईफाई है ना, वो ऑप्टिकल फाइबर वाला वाईफाई काफ़ी बेहतरीन होता है, वही चलता है ज़्यादातर। अब ये ऑप्टिकल फाइबर सब जगह नहीं बिछा हुआ है। अभी भी कंट्री के बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पर ये फाइबर वाली कैपेबिलिटी ये नहीं पहुँच पाई है। ठीक है, वाईफाई की फैसिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। दूसरा यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है OTT टेलीकॉम कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि एक तरफ तो टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम मतलब एयरटेल, आइडिया, जियो, ये सारी कंपनियाँ हो गई। दूसरी तरफ OTT प्लेटफॉर्म हो गए। OTT प्लेटफॉर्म के अंदर यहाँ पर रखा जा रहा है व्हाट्सएप को, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे यहाँ पर ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। ये हमारे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए एक बड़ा चैलेंज है। कहोगे लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? लड़ाइयाँ इसलिए होती हैं कि भैया कि ये जो व्हाट्सएप है और टेलीकॉम है, सॉरी व्हाट्सएप और टेलीग्राम है, आप इनके माध्यम से क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो, अनलिमिटेड मैसेज कर सकते हो, अनलिमिटेड कॉल कर सकते हो। लेकिन कब कर पाओगे? जब आपको इंटरनेट मिलेगा, है ना, जब आपको इंटरनेट मिलेगा। लेकिन वो इंटरनेट कौन दे रहा है? एयरटेल दे रहा है, वोडाफोन दे रहा है, जियो दे रहा है, आइडिया दे रहा है, ये एयरटेल दे रहा है, ये सारे इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ का कहना यह है नेट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, लोग आपकी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो इस चक्कर में लड़ाइयाँ रहती हैं। तो यहाँ पर इन कंपनीज़ का कहना है, एयरटेल वगैरह का, कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन जैसे प्लेटफॉर्म्स को एक अमाउंट पे करना चाहिए। क्योंकि हम लोग नेट दे रहे हैं लोगों के फ़ोन में, उसके बाद ही यहाँ पर लोग व्हाट्सएप के अंदर कॉल कर पा रहे हैं, SMS कर पा रहे हैं। और व्हाट्सएप कॉल SMS इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा है कि लोग यहाँ पर सिम के माध्यम से कोई कॉल ही नहीं कर रहा है, कोई SMS नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी कम होता जा रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया कि अभी के समय पे हमारे देश में काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर प्रॉपरली नेटवर्क नहीं देखने को मिलेंगे। तो इनसफिशिएंट नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है वो नज़र आती है। कई सारी जगह पर प्रॉपरली टावर पहुँचे नहीं हैं, वो प्रॉब्लम है। खासकर गांव वाले रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद में एक और चैलेंज आता है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में, वो है लैक ऑफ एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट। यानी कि जो भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कूड़ा करकट निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाता है। अब वो जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम बन जाता है। हम उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपरली उसका सही ठिकाना नहीं लेकर आ पा रहे हैं। फिर लास्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है चैलेंज, वो है लैक ऑफ रूरल कनेक्टिविटी। यानी कि इंडिया के अंदर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पर जो डेंसिटी है, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री फैली पड़ी है, ये आपको ज़्यादातर शहर वाले एरिया में देखने को मिलेगी। गांव वाले एरिया में अभी भी जो फैसिलिटीज़ हैं, खासकर मोबाइल फ़ोन्स की, वो काफ़ी कम है। नेटवर्क की प्रॉब्लम्स अभी भी गांव वाले एरियाज़ में सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन में भी यही पूछा है चैलेंजेस क्या हैं, आप चैलेंजेस बता सकते हो। उसके साथ साथ आप टेलीकम्युनिकेशन बिल के बारे में बता सकते हो, जो कि रिसेंटली मैंने डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको अपने आंसर राइटिंग के अंदर लिखनी है। इसके बेसिस पर बेसिकली आपको पूरा का पूरा आंसर राइटिंग तैयार करनी है। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था। बाकी यहाँ पे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर हमने अभी एक आर्टिकल डिस्कस कर ही लिया है INS मुर्मुगांव के बारे में। फिर एक और पर्टिकुलर एडिटोरियल आता है यहाँ पर, ये वाला। तो ये वाला एडिटोरियल क्या बात करता है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट क्लैश बिटवीन AAP एंड दिल्ली LG। देखो, दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ देखने को मिलता है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, साथ ही साथ में वहाँ पर उनकी दिल्ली की खुद की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार भी है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का आप कह सकते हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर कंट्रोल हमारी केंद्र सरकार का देखने को मिलता है। तो मतलब आप कह सकते हो लेफ्टिनेंट गवर्नर को कंट्रोल हमारी केंद्र सरकार कर रही है। तो कई बार यूनियन टेरिटरी की, दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, और जो खासकर हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, इनके बीच में काफ़ी बार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाते हैं। और अब की बार भी यहाँ पर एक लेटेस्ट क्लैश, एक लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसको समझते हैं। तो दिल्ली के जो LG हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना साहब, तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये बोला, इन्होंने बेसिकली लागू कर दिया है साल 2016 का ऑर्डर ऑफ द CCR, कंपटीशन ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टीजिंग। ठीक है ना, जो सरकार एडवर्टाइज़ करती है अलग अलग चीज़ों का, उसके ऊपर कंट्रोल लगाया जा सकता है, उसके ऊपर रेगुलेशन लगाया जा सकता है। इसको लेकर हमारे पास में पूरा का पूरा लॉज एंड रेगुलेशन देखने को मिलता है, रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलते हैं। तो अभी क्या हुआ, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहाँ पर इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया। 2016 के जो ये ऑर्डर है ना, इनको लागू कर दिया है। और इससे यहाँ पर क्या हुआ, इससे आम आदमी पार्टी के ऊपर यहाँ पे बोला गया है 97.14 करोड़, इतने पैसे का 97.14 करोड़ प्लस का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है।
और मतलब इतना सारा जो पैसा है ये आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाया जा रहा है कि ये पैसा यहाँ पर आम आदमी पार्टी को देना है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बहुत सारा पैसा एडवर्टीजिंग के ऊपर खर्च कर दिया है, लगातार एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है। तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर डिफेंड करती है इस चीज़ को, ये बोलती है कि देखो जो भी हमने पैसा एडवर्टीजमेंट पर खर्च किया है ना, वो बेसिकली लोगों की नॉलेज के लिए, सरकार की क्या क्या स्कीम्स हैं, अलग अलग कैंपेन्स हैं, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हम लोगों ने वो पैसा खर्च किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये जो CCRGA है ना, ये क्या है? 3 मेंबर की एक बॉडी है, कमिटी है। CCRGA क्या है? ध्यान रखना, यह है कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट, तो इन गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पर ये जो CCRGA 3 मेंबर की बॉडी है और इस बॉडी को यहाँ पर बनाया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। ठीक है, और इसका काम है कि जो भी हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार एडवर्टीजमेंट कर रही हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको कंट्रोल करना। तो जो भी एडवर्टीजमेंट यहाँ पर किया गया आम आदमी पार्टी के थ्रू, उस एडवर्टीजमेंट के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चनिंग की जा रही है और बताया जा रहा है ढेर सारा पैसा यहाँ पर खर्चा गया है। एक ऑर्डर आया है कि आम आदमी पार्टी से लगभग 100 करोड़ रुपए रिकवर करना है क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसा खर्चा है। आम आदमी पार्टी बोलती है कि नहीं देखो, हम लोगों ने जो पैसा खर्चा है वो लोगों को जागरूक करने में खर्चा है, लोग उसके बारे में पता कर सकें, स्कीम्स के बारे में पता चल सके, इसलिए हम लोगों ने खर्चा है। इस वजह से यहाँ पर आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर और आम आदमी पार्टी की सरकार, इनके बीच में डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। ऐसे डिस्प्यूट कई बार देखने को मिले हैं। ठीक है, तो एक लेटेस्ट क्लैश यहाँ पर देखने को मिला जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ज़्यादा कुछ ध्यान मत रखना, बस खाली कमेटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन के बारे में ध्यान रखना कि हाँ भैया 3 मेंबर की बॉडी है। इस बॉडी को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू बनाया गया था अप्रैल 2016 में। इसका काम है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो एडवर्टीजमेंट है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो ये तो ओवरऑल डिस्कशन आज का हमारा पूरा का पूरा न्यूज़पेपर होता है समाप्त। सारे छोटे आर्टिकल, सारे एडिटोरियल पूरी तरह से हम लोगों ने निचोड़ डाले हैं विद द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। अब फटाफट हम लोग यहाँ पर प्रीलिम्स के सवाल को कवर करते हैं। तो यूपीएससी ने 2018 में सवाल पूछा था, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ एक इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? तो उसका सही उत्तर है आंसर नंबर सी, UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस बॉडी ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था, इसको लॉन्च किया था। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।